बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अदमिला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बजट ने, कल के बजट ने इनफैक्ट आपको बिल्कुल परेशान नहीं किया होगा, आपका मूड ठीक होगा। जो सैलरी पेशा अफराद हैं उनकी 10% और पेंशन में 7% इजाफा होगा और ये एक अच्छी खबर है आपकी मोटिवेशन के लिए। जो लोग काम पे जा रहे हैं ये काफ़ी हो सकता है। लेकिन जी ऑन ए सीरियस नोट, कल बजट पेश हुआ। कल गुज़िश्ता रोज़ वफाकी हुकूमत ने माली साल 2025-26 के लिए 17,573 अरब रुपए मालियत का वफाकी बजट कौमी असम्बली में पेश किया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बजट की जो तकरीर की, इसके दौरान अपोजिशन ने शदीद शोर शराबा किया, मगर हुकूमत ने इस बजट को मुआशी बहाली, कौमी यकजहती और इस्तेहकाम की अलामत के तौर पर पेश किया। और बजट में जी मुआशी तरक्की की शरह 4.2%, अफरात ज़र की औसत जो शरह है 7.5% और बजट खसारे को GDP के 3.9% तक महदूद रखने का एक टारगेट सेट किया गया है। वफाकी हुकूमत की जो आमदनी होगी, जिसे हम खालिस आमदनी कह सकते हैं, 11,072 अरब रुपए है, जबकि कुल अखराजात का जो तखमीना लगाया गया है वो 17,573 अरब रुपए है, जिसके नतीजे में तकरीबन 6,500 अरब रुपए का खसारा सामने आएगा। टैक्स आमदन का जो हदफ रखा गया है जी वो 14,131 अरब रुपए और नॉन टैक्स आमदन का जो हदफ है 5,147 अरब रुपए रखा गया है। जबकि कर्जों पर सूद की अदायगी है उसकी मद में 8,207 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। और बजट में अवामी रिलीफ के तौर पर सरकारी मुलाजिमीन की जो तनख्वाहें हैं वो 10% और पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़ दी गई है। जबकि इनकम टैक्स में नुमाया कमी करते हुए जो 6 लाख से 12 लाख सालाना आमदनी पर टैक्स है वो 5% से कम करके 1% कर दिया गया है। इसी तरह 22 लाख रुपीज़ जिनकी सालाना आमदनी है उस पर टैक्स की शरह 15 से कम करके 11 कर दी गई है और 32 लाख सालाना आमदनी पर 25% से कम करके 23% करने की तजवीज़ दे दी गई हैं। जो प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त है उस पर भी टैक्सेस की कमी की गई है, जबकि विद होल्डिंग टैक्स की जो शरह 4% से कम होकर 2.5% हो गई है और इस्लामाबाद में स्टैंप ड्यूटी 4 से कम होकर सिर्फ 1% करने की तजवीज़ दी गई है। अलबत्ता इस बजट में चंद ऐसे फैसले भी शामिल हैं जिन्हें माहिरीन अवामी हल्के अवाम दुश्मन करार दे रहे हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ऑनलाइन ख़रीदारी है उस पर 18% सेल्स टैक्स का निफाज है, जो कि जो सार्फिन है या ई-कॉमर्स इंडस्ट्री है उस पर भी बराह रास्त इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। इसी तरह सोलर पैनल्स की दरामद पर 18% सेल्स टैक्स आइज करने की जो तजवीज़ दी गई है। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और ग्रीन एनर्जी की जो आलमी पॉलिसीज़ हैं उसके बरक्स बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं। अच्छा जी, इस बजट के ऊपर हमने तजिया लेना, ये तो एक मैंने ओवरव्यू दिया है, बिकॉज ऑब्वियसली इसमें इन डिटेल जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो हमें हमारे एक्सपर्ट्स बताएंगे। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर इकरामुल हक मौजूद हैं, माहिर मईशत हैं। इसके साथ साथ आयमा मेहदी हमारे साथ मौजूद होंगी और ज़रताशा अनायत हमें ज्वाइन करेंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले डॉक्टर साहब मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। कल का बजट हम थोड़ा सा अगर इसको पॉजिटिवली अगर आप हमें बता सकें या जो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव जो इम्पैक्ट्स के लिए आइंदा फ्यूचर में एक ओवरव्यू दीजिएगा हमें इस बजट का। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। दरअसल ये बजट IMF के प्रोग्राम में जो कि हम 37 माह के लिए हैं, तो उनका तकाजा ये होता है कि आप हमें अगर हम आपके सूद की अमाउंट निकाल भी दें तो जो बाकी के अखराजात हैं वो तो कम से कम आप पूरे करें और उसके ऊपर 1-8% GDP का आप हमें सरप्लस भी दिखाएं। जब वो ये बात करते हैं तो उसका एक ही मकसद होता है कि हमें ज़्यादा टैक्स लगाने पड़ेंगे, क्योंकि सूद की जो हमारी पेमेंट्स हैं वो इतनी ज़्यादा हैं कि सारा हुकूमत का जो 45% है आमदनी का वो तो वहाँ चला जाता है। तो जाहिर है कि फिर उनके पास कुछ और नहीं बचता कि वो लोगों से ज़्यादा टैक्स वसूल करें, क्योंकि जो सूद के ऊपर रकम जानी है वो भी तो लोगों के टैक्स से जानी है। तो इससे बाहर आने के लिए हमें कम से कम अगले 2 साल तक एक इसी तरह का बजट रखना पड़ेगा।
उससे लोगों की प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, शायद हम उस लिहाज से तरक्की भी ना कर सकें जिस लिहाज से दुनिया की 5वीं आबादी वाले मुल्क को करनी चाहिए। मगर चूँकि माजी में बहुत ख़राबियाँ हुई हैं तो कहीं ना कहीं उसको दुरुस्त तो करना है। तो दुरुस्त करने का अमल जो है, यानी ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है, ये तकलीफ़देह अमल होता है, क्योंकि इससे वो तबकात जिनकी अभी भी आमदनी माफ़ है टैक्स से, वो डबल फ़ायदा उठा रहे हैं। एक तो हम उनके लिए फ़ंडिंग कर रहे हैं अपने टैक्स से, और दूसरी तरफ वो अपनी आमदनी पर भी टैक्स देने को तैयार नहीं है। जिस चीज़ का जिक्र नहीं हुआ बजट्स में, और वज़ीर ख़ज़ाना मोहतरम ने भी नहीं किया, वज़ीर आज़म मोहतरम ने भी कैबिनेट से ख़िताब करते हुए नहीं कहा कि वो 5.8 खरब रुपए की, जो ट्रिलियन रुपए की जो टैक्स एग्जम्पशन है, उसका क्या मकसद है। उसमें से कम से कम आप कह सकते हैं कि 2000 अरब जो है वो तो मरात याफ्ता लोगों के लिए हैं। इसलिए ये बात बड़े अफसोस की है कि एक तरफ हमें बहुत टैक्स लगाया जाता है तो दूसरी तरफ मरात याफ्ता तबके 2 ट्रिलियन की टैक्स एग्जम्पशन एंजॉय कर रहे हैं। अगर वो वापस ले ली जाती तो एक टैक्स की शरह को कम लाने में मदद मिलती और लोगों में एहसास तहफ़्फ़ुज़ भी पैदा होता कि हमारे जो मरात याफ्ता तबके हैं वो भी कुछ कुर्बानी देने को तैयार हैं। तो ये मसला है पाकिस्तान का कि जब बहुत सख्ती भी आती है तो वो भी बेचारे आम आवाम पे भी होती है, और जो हमारी, जिसे हम कभी कभी या मीडिया में लोग उसे शराफिया भी कहते हैं, वो असल में मरात याफ्ता तबकात हैं। वो ना तो टैक्स देते हैं और उनकी दौलत भी बढ़ती जाती है, और उसके ज़रिए फिर वो अपना कंट्रोल भी बढ़ाते हैं। IMF उनको कुछ नहीं कहता, वो कहते हैं ये तो आपका दाखिली मामला है, अगर वोटर्स उन्हीं को वोट देते हैं, अगर आपको सिस्टम बदलना चाहते हैं तो बदलें, हमें तो नंबर्स चाहिए। और फिर आपने ये मार्केट से डॉलर ख़रीद के बाहर उनकी भी कर्ज़ा वापस करना है और कर्ज़े भी वापस करने हैं। तो ये मुख्तसर हर बजट का यही मसला है, और ये बजट भी उससे कुछ मुख्तलिफ नहीं था, बल्कि टैक्सेस के लिहाज से तो बदतर ही होता जा रहा है। डॉक्टर साहब, आपने एंड में जो बात कर दी कि हर बजट का यही मसला है और हर बजट में हम यही बात करते हैं, ये क्रक्स ऑफ द स्टोरी है आई गेस, कि हर साल जब ये बजट के मामला होता है, आयमा जो डॉक्टर साहब भी बात कर रहे हैं कि ये जो मरात वाला मामला है और टैक्स एग्जम्पशन वाला मामला है, हर बार हम सुनते हैं कि FBRG टैक्स कलेक्शन, ये टैक्स नेट बढ़ाने के हवाले से कोशिशें कर रहा है, लेकिन वो टैक्स नेट जब बढ़ता है वो आप जैसे, मेरे जैसे और यहाँ बैठे मेरी स्टूडियो में तमाम उन सैलरी क्लास की तनख्वाहों में से कटता है। हम एक मार्केट से कोई स्टोर से चीज़ भी उठाते हैं, उस पर भी हम टैक्स पे करते हैं। तो ये तो फिर अशराफिया को टैक्स एग्जम्पशन देना ये किस हद तक जस्टिफाइड है, आप क्या समझती हैं? और फिर वही बात है कि IMF कहता है कि आपका दाखिली मामला है, आप इसको खुद हैंडल करें, तो हम खुद कैसे हैंडल करें कि हम सिर्फ मरात में इजाफे दे रहे हैं? थैंक यू इस सवाल के लिए। लेकिन देखें, ये हम जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, हमारा हमेशा का प्रॉब्लम है और रहेगा जब तक कि हमारे कंट्री में ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी, करप्शन को डील नहीं किया जाएगा। देयर इज अराउंड 5,500 रुपीज डेफिसिट इन दिस बजट, और इसके लिए हमने ये किया है कि हमने अपने गरीबों को, तो ठीक है एक थ्रेशोल्ड होती है, मिनिमम थ्रेशोल्ड हर कंट्री में होती है कि उतनी गरीब लोग हैं जिनकी बहुत कम तनख्वाह है, उनके ऊपर टैक्सेस ना लगे। लेकिन जो हमने सुपर टैक्स को भी कम किया और जो अमीरों पे हमने टैक्स कम कर दिया, आई डोंट अंडरस्टैंड ये किस लिए है। अगर आपने किसी इंडस्ट्री को फरोग देने के लिए भी टैक्स कम करना होता है तो उसके एक सेट आउटपुट्स होते हैं कि अगर आप इतना आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे, इतना एक्सपोर्ट करेंगे तो ये होगा। हमने कोई इंडस्ट्री जो है हाईलाइट नहीं की। उसके अलावा हमने एकदम से इस्लामाबाद में स्टैम्प ड्यूटी जो घर खरीदने पे होती है उस पे कमी दे दी। आप मुझे बताएं कौन से गरीब या मिडिल क्लास लोग जाके इस्लामाबाद में कुछ भी अफोर्ड कर सकते हैं? तो ये हम फिर इनडायरेक्टली अमीरों को ही फायदा दे रहे हैं। इट इज अ कंप्लीट अनबैलेंस्ड बजट जिसके अंदर गरीब आवाम तो बिल्कुल पिस के रह जाएगी। देयर इज अ स्पेशल GST जो सब पे लगेगा ऑन टॉप। इनकम टैक्स तो डिक्रीज हुआ है लेकिन वो लगेगा नेट बेसिस पे, वही 17-18% हर बंदा टैक्स दे रहा होगा। इस बजट में मुझे कोई तालीम के ऊपर खास किस्म का टैक्स नजर नहीं आया। बहुत ज्यादा फेडरल मिनिस्टर ने बात की है दानिश स्कूल्स हम खोल रहे हैं। भाई जो स्कूल्स खुले हैं, जो यूनिवर्सिटीज खुली हैं, उनको तो आप बेहतर करें। बलोचिस्तान में आप देखें स्कूल्स नहीं है। इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटीज के पास, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के पास बजट नहीं है अपनी को चलाने के लिए, तो आप नई यूनिवर्सिटी और नए स्कूल्स किस लिए खोल रहे हैं? Same for Benazir income support. For years and years we've given this subsidy. सब्सिडी अगर दी जाती है तो वो सब्सिडी काम की होती है जिससे आप कोई आउटपुट अचीव करना चाहते हैं। You have a 5, 10, 7, 8 year
प्लान कि इसके बाद इस सब्सिडी से हम ये अचीव करेंगे। दिस इज अ डेथ सब्सिडी जो आप सिर्फ वोट लेने के लिए या गरीबों को आप रोटी कपड़ा मकान देने के लिए करें, दिस इज नो आउटपुट, ये एक बोझ है। लाइकवाइज फॉर द पेंशन सिर्फ 7% पेंशन इंक्रीज हुई है, पिछले सालों में 12, 15, 10% इंक्रीज होता रहा है। और सिर्फ गवर्नमेंट मुलाजमीन की 10% आपने इंक्रीज कर दी है सैलरी, 7% आपने पेंशन, वो भी इतनी महंगाई में, तो आपके इन्फ्लेशन के साथ ही कोप अप नहीं कर सकेगा। अगली बात ये कि जो कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन कम हो गई है, महंगाई कम हो गई है, आप अगले साल में जिस फाइनेंशियल ईयर, मतलब कैलेंडर ईयर नहीं, फाइनेंशियल ईयर में देखें तो अब इन्फ्लेशनरी, ग्लोबल इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स ऊपर जा रहे हैं। हम पाकिस्तान में खाना बहुत महंगा होगा, बल्कि क्या हमें गंदम चीजें मिलेंगी नहीं। हमारा एग्रीकल्चरल आउटपुट इंक्लूडिंग व्हीट, fruits, vegetables has been so low. There's no security of supply. The first thing Federal Minister should have announced is like a birth control plan. हम दुनिया की 5th की जगह भी अगर आप लेटेस्ट कंसेंसस से देखें, वी आर प्रोबेबली द 4th लार्जेस्ट पॉपुलेशन। ना हमारे पास पानी है बच्चों को पढ़ाने के लिए, ना हमारे पास खाना है, तो हमारी नेक्स्ट यूथ की तो प्रॉपर ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होगी, तो हम किस तरफ जा रहे हैं? आई थिंक इट्स अ वक्त ऑफ अ बजट। ठीक हो गया जरताशा। अभी जो आयमा और डॉक्टर साहब ने बात की है, मैं चाहूँगी आप इसमें थोड़ा ऐड ऑन करें। अभी इन्होंने किसानों के हवाले से और एग्रीकल्चर सेक्टर की भी बात की है, आयमा ने जिक्र किया। मैं चाहूँगी जो एग्रीकल्चर सेक्टर में हुआ है इस हवाले से भी आप कुछ बताएं। खाद सस्ती करने के हवाले से कुछ है, और उसके अलावा जो हम हर साल किसानों की जो के हवाले से पॉलिसीज़ देखते हैं या उन मामलात को देखते हैं, हमेशा हमने उनको एहतजाज करते हुए देखा है, चाहे वो गंदम की फसल है, फिर या कपास की बारी आती है, कोई भी ऐसी चीज़ होती है, किसान हमेशा सरापा एहतजाज होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके साथ ज़्यादती होती है। और अब इस साल तो हमने देखा भी है कि हर केस के अंदर, हर क्रॉप के अंदर जो लॉस हुआ है। जी, सबसे पहले तो मैं जो टैक्स साइड और एक्सपेंडिचर साइड की बात हो रही है उस पर एक दो पॉइंट्स ऐड करना चाहूँगी कि टैक्स रिलीफ की जो बात हो रही थी ऑन सैलरीड क्लास, इट्स नॉट सिग्निफिकेंट इवन फॉर द लोअर इनकम सैलरीड क्लास और द हायर इनकम। जो हायर इनकम सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं दे आर पेइंग डुअल टैक्सेस, कि वो इनकम टैक्स भी दे रहे हैं एंड देन देयर इज़ सुपर टैक्स ऑन देम। और उस बेसिकली ब्रेन ड्रेन को कम करने के लिए 1% जो डिक्रीज़ किया गया है सुपर टैक्स, दैट्स नॉट इवन सिग्निफिकेंट, क्योंकि हमारी जितनी भी जो हाई अर्निंग इंडिविजुअल्स हैं दे आर सेटलिंग अब्रॉड, बिकॉज हम हाई इनकम इंडिविजुअल्स को डिसइंसेंटिवाइज कर रहे हैं टू स्टे इन द कंट्री। तो बेसिकली इंस्टेड ऑफ रैशनलाइजिंग और एक्सपेंडिचर्स, हम जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जो टैक्स रिलीफ मेजर्स इंट्रोड्यूस कराए हैं उनसे कोई सिग्निफिकेंट फ़ायदा होगा नहीं सैलरीड क्लास को। एक्सपेंडिचर साइड की बात करें तो हम सुनते आ रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन इज़ इन द प्रोसेस, मगर अभी तक कोई SOE प्राइवेटाइज नहीं हो पाई है, और इट्स रिपोर्टेड दैट SOEs आर इनकरिंग ह्यूज लॉसेस इन द इकोनॉमी, मगर उसके बावजूद जो है वो कोई सिग्निफिकेंट स्टेप नहीं लिया गया अभी तक उनको प्राइवेटाइज करने के लिए। एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो IMF के डायरेक्शंस के अंडर 5% FED इम्पोज की जानी थी। दिस इज़ वन ऑफ द बेंचमार्क्स ऑफ IMF के 5% फर्टिलाइज़र्स पे और पेस्टिसाइड्स पे फेडरल एक्साइज ड्यूटी इम्पोज की जाएगी, तो जो कि जो किसान हैं उनको नेगेटिवली इफ़ेक्ट कर सकती है। लास्ट ईयर भी जो वीट की लेट्स से हम प्राइस की बात करें तो वो अगर मेंटेन रही है तो वो इस वजह से रही है कि IMF ने गवर्नमेंट को प्राइस सेटिंग से प्रिवेंट किया था। जरताशा, तो आपकी बात से, इसी सवाल से मैं डॉक्टर साहब के आगे सवाल रखूंगी। डॉक्टर साहब, ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर में मैं चाहूँगी आप इसको मज़ीद एलेबोरेट कीजिएगा। जो मेरा क्वेश्चन भी था कि ये जो एग्रीकल्चर साइड है ये बड़ी इंपॉर्टेंट साइड है, और कहीं ना कहीं हम हमेशा किसान को नज़रअंदाज कर देते हैं। फिर हम कन्वेंशनल जो एग्रीकल्चर सोर्सेज हैं और जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कम होना है या ना होने के बराबर होना, ये सारे फैक्टर्स कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं। इस पे आपका कमेंट। जी, एग्रीकल्चर सेक्टर तो मेन स्टे इसलिए भी है कि ना सिर्फ 60% एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे है, उसके साथ साथ हमारी फूड सिक्योरिटी का भी बहुत बड़ा दारोमदार उस पर है। और किसानों की हालत दिन ब दिन जो है वो ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है, और उसकी 3 वजूहात तो मैं अभी बयान करता हूँ। पहले तो आपने उनको इतनी महंगी बिजली दी,
अब वो थोड़ा सा सोलर की तरफ जा रहे थे, बेचारे अपने कहीं से पैसा इधर उधर से पैदा करके सोचा कि चले हम सोलर से अपने कुछ पानी का इंतज़ाम कर लेंगे, कुछ बिजली, ज़ाहिर है। और हमने फौरी तौर पर 16% लगा दिया। कौन सी पाकिस्तान में जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री सोलर बना रही है, और ये इसका बहाना बनाकर खामखा हमने रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जो हमारा कदम था उसको भी, और यही वो कंट्राडिक्टरी पॉलिसीज़ हैं जो लोगों को परेशान करती हैं। अब दूसरी तरफ आपने जो उनके इनपुट्स हैं वो इतने महंगे कर दिए हैं। अब ये कहना कि जी हमने उन पर मज़ीद टैक्स नहीं लगाया, बहुत मेहरबानी जनाब आपकी, जब ऑलरेडी आपने उस पर 18% लगा रखा है। दुनिया में सबसे महंगी हम उनको यूरिया दे रहे हैं और दूसरी खादें दे रहे हैं, जिसके अलावा जो फर्टिलाइज़र को छोड़ पेस्टिसाइड हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, उनकी कीमतें देखिए। वो बेचारा तो लागत से जो उसको अब ये आलम हो गया है कि वो जो आड़ती होते हैं उनसे कर्ज़ा लेकर सारा काम करता है। बेचारे को हुकूमत छोटा मोटा फिनेंस भी नहीं देती हैं, और वो सिर्फ बड़े बड़े फार्मर्स को मिलता है जो खुद हुकूमत का हिस्सा है, वही वो पैसा खा जाते हैं जो थोड़ा बहुत रखा भी जाता है। और वो बेचारे इस कदर बुरी हालत भी हो गए हैं कि अब पुराने अगर हमने अफसाने प्रेमचंद के पढ़े हों और दूसरे जो प्रोग्रेसिव राइटर्स थे उनसे भी उनकी बुरी हालत हो चुकी है बेचारों की। वो तो आड़ती के जाल में इस बुरी तरह फंस चुके हैं, कर्ज़ों का उनके ऊपर बेशुमार बोझ है। वो इतनी मेहनत करके अपने लिए 2 वक्त की रोटी भी पैदा ना कर सकें, और उसके उनके अनाज के ऊपर और उनकी पैदावार के ऊपर आप देखिए हमारे अर्बन एरियाज़ में कैसे कंजम्पशन होती है, तो कितने अफसोस की बात है। अब ये बिल्कुल बहाना है। तीसरी वजह मैं आपको बताऊं कि जी IMF हमें मना करता है। देखिए आप को टारगेट सब्सिडी देने से कोई मना नहीं करता है। पूरी दुनिया में फूड सिक्योरिटी की खातिर आप यूरोपियन मॉडल ले लें, अमेरिकन ले लें, किसानों को सफिशेंट सब्सिडी दी जाती है टारगेटेड, ताकि वो प्रोड्यूस भी कर सके वो चीज़ें, और उन चीज़ों के एवज़ चाहे वो शीप कैटल फार्मिंग करें, हर चीज़ के लिए उनको सपोर्ट किया जाता है। और हम एक तो उनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे, दूसरा उनके साथ जुल्म कर रहे हैं कि उनके ऊपर हमने जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो इतनी बढ़ा दी है। अब वो बेचारे 1-1, 2-2 एकड़ बेच कर शहरों में आकर कोई छोटी मोटी नौकरी करें, लेबर वहाँ नहीं मिल रही है, और हुकूमत की कोई तवज्जो जो है वो एग्रीकल्चर की तरफ नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ जैसे मैं अर्ज़ कर रहा था कि कर्ज़े इसलिए लेते हैं कि MNAs MPs की सैलरी, स्पीकर्स की सैलरी 300-300 गुना बढ़ाई जा सके, उनकी मराहत में इजाफ़ा हो सके। सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट है, और जो मराहत याफ्ता तबकात हैं उनके परक्जिट कम ना हों, उनकी मराहत कम ना हों, भले उसके लिए हमें फ़ौरन लोन लेने पड़ें। और ये जो तरक्याती सो कॉल्ड मंसूबे भी बनाते हैं उसमें भी किकबैक्स होते हैं, और बाहर से कर्जे लिए जाते हैं उसमें भी किकबैक्स का अरेंजमेंट किया जाता है। तो सारा मॉडल गरीब्स को गरीब तर करते जाओ, 18% GST उस पर लगा दो। उन मुल्कों का मॉडल है जहाँ वेलफेयर स्टेट्स हैं। हमारे करीब आप वियतनाम को देख, अगर इंडोनेशिया को देखें, अभी यूरोप की तो मैं बात नहीं करता हूँ, अगर आप इन मुल्कों को भी देखें रेट सिंगल डिजिट में है। बिल्कुल। जापान और सिंगापुर ने तो कभी भी इसको नहीं, मगर हमें बहुत मसला है चूँकि, और वो ये सबसे शांत के हर चीज़ के ऊपर 18%। अब आप देखिएगा ये जो पेट्रोलियम, डॉक्टर साहब आपकी ऑडियो का थोड़ा इशू आ रहा है, इसको हम फिक्स करा लें। आपकी ऑडियो बहुत ब्रेक हो रही है। मीनवाइल आयमा, मैं आपसे सवाल एक पुट कर लेती हूँ, क्योंकि जैसे भी आपने बात की मैं 2 चीज़ें जिस पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आपने एजुकेशन का जो एक बजट है उसके हवाले से कहा कि जी उसमें कोई ख़ास आपको नहीं नज़र आया इस बजट के अंदर, लेकिन जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मंसूबे हैं उनके लिए 5 अरब रुपए रखा गया है। और सबसे वर्स्ट जो कल मैं सोशल मीडिया के ऊपर भी देख रही थी, जो लोगों को कंसर्न है वो ई-कॉमर्स या ऑनलाइन जो कारोबार करने वाले लोग हैं उनको भी टैक्स नेट में लाने के हवाले से बात करिए, और जो 18% टैक्स की मैं बात कर रही हूँ, ये वो चीज़ें हैं। एक तरफ तो हम ई-कॉमर्स या ऑनलाइन बिजनेसेस को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं, दुनिया भर के अंदर लोग ई-कॉमर्स को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं, और हम यहाँ पे टैक्सेस लगा रहे हैं। तो उससे तो बहुत सारे ऐसे मैं यंग एंटरप्रेन्योर्स के हवाले से भी करना चाहूँगी जो अपने स्मॉल बिजनेसेस को रन कर रहे हैं। आयमा,
देखिए, बड़ा ही दिलचस्प सवाल था और कुछ हद तक इसका जवाब आपके सवाल में ही था। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्री। देखें, अगर आपने अपनी मुल्क की इकोनॉमी को फ़रोग देना होता है तो आप हमेशा स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेसेस को फ़रोग देते हैं, बिकॉज दे हेल्प द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, दे आर द इंजन्स, और जो चीज़ें वो प्रोड्यूस करते हैं वो लोअर एंड मिडिल तबका अफोर्ड कर सकता है। क्योंकि जिस तरह डॉक्टर हक ने फरमाया कि हम तो अमीर लोगों के खर्चे पूरा करना चाहते हैं, चाहे हम वो अपनी माइंस बेच के करें, हम अपना मोटरवे गिरवी रखवा के करें या एयरपोर्ट गिरवी रखवा के करें, तो हम हर चीज़ करेंगे। अब वहाँ से हमारे एवेन्यूज बंद हो चुके हैं, तो हमने उसके बरक्स ये सोचा कि हम अपने स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को भी टैक्स कर दें। इससे ये होगा कि जो इंटरेस्ट है एंटरप्रेन्योर्स का कि हम बिजनेस करें, इन अपॉर्चुनिटीज को टैप इन करें, वो भी खत्म हो जाएगा। जब वो खत्म हो जाएगा तो फिर डिमांड भी खत्म होगी, सप्लाई भी खत्म होगी, तो द इकोनॉमिक इंजन इज कमिंग टुवर्ड्स अ होल। दूसरी बात, आपने 18% जीएसटी की बहुत ही कॉन्फिडेंस से कल फेडरल मिनिस्टर ने कहा कि हम अपना टैक्स स्लैब्स कम कर रहे हैं, हम टैक्स में कमी कर रहे हैं, लेकिन जो ईगल आइड लोग हैं, जो समझ रखते हैं, उनको पता चलेगा कि नेट इफेक्ट प्लस 18% कितना ज़्यादा है। और जिन कंट्रीज में ये टैक्सेशन इस तरह की लगती है वो बहुत कुछ इन रिटर्न देते हैं, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में हम ऐसा कुछ नहीं देखते। एक अस्पताल के बारे में बात की गई जो इस्लामाबाद में कार्डियक का लगेगा, पॉलीक्लिनिक में, उस पर 90 करोड़ लगेंगे। 90 करोड़ की कोई पैसे की कोई वैल्यू है नहीं। व्हाट इज 90 करोड़? और क्या देहातों में रहने वाले, दूर दराज इलाकों में रहने वाले, दूसरे सूबों में रहने वाले लोगों की कोई हेल्थ केयर का कोई इन पॉलिटिशियंस को कोई कंसिडरेशन है या नहीं? एक ये IMF को खुश करने वाला बजट बनाया गया ताकि उनको कहा जाए कि हमारी नेक्स्ट ट्रांच जो है आप टाइम पे रिलीज कर दीजिएगा। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात थी इस बजट में कि बहुत ही कॉन्फिडेंस से बताया गया हमारा इतना डेफिसिट, इतनी कमी है, इतनी कमी है, इतनी कमी है। IMF ने ये कड़ी शर्त लगाई हुई है कि हमारे फर्टिलाइजर, खाद, इसके ऊपर टैक्स लगे। आई डोंट नो फाइनल बजट में ये आता है या नहीं, लेकिन हमारा फेडरल जो है प्रोविंशियल से भी ज्यादा डेफिसिट में है। और पहला प्लान ये था कि जो प्रोविंसेस हैं वो अपने एक्सेस देके 1000 ट्रिलियन तक फेडरल को देंगे। आई वांट टू सी कि ये किस तरफ जाता है। नेक्स्ट थिंग आई वांट टू टॉक अबाउट इज कि ये जो कार्बन लेवी लग रही है मौसम को ठीक करने के लिए, इस पैसे को खर्च करने का कोई प्लान है गवर्नमेंट का? आई डोंट सी। अगर हमारा वाटर टेबल है तो वो नीचे जा चुका है। अगर हमारा एग्रीकल्चरल आउटपुट 1.5 साल पहले IMF फूड सिक्योरिटी, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने रिपोर्ट पब्लिश की थी कि पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी नहीं है। पिछले साल भी हम लोगों ने इंपोर्ट करके गंदम पूरी की। यूक्रेन में वॉर है, हमें बहुत महंगी मिलेगी। आई डोंट नो हाउ दिस इज गोना गो। एक और चीज मैं कहना चाहती हूँ, जिस तरह मिनिस्टर साहब ने कहा कि रेकोडिक हमारा बहुत ही अहम सरमाया है, वो डेफिनेटली है, लेकिन इसका प्लान आपको पता है क्या है? कि हम प्राइवेटाइज करने के एक हद तक जा चुके हैं, यानी कि हम अपने कीमती असासों को टूटे टूटे पैसों में बेच के, थोड़े पैसों में बेच के हम अपने पार्लियामेंट के खर्चे पूरा करना चाहते हैं। IMF ने हमें ये कहा था कि हम अपनी गवर्नमेंट का साइज छोटा करें और हम अपना टैक्स नेट बढ़ाएं। इस पूरे बजट में कहीं नजर नहीं आया कि पार्लियामेंट का साइज कैसे कम होगा, पार्लियामेंट के खर्चे कैसे कम होंगे, ना हमारी सिक्योरिटी, पार्लियामेंट के ड्राइवर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हर चीज के खर्चे बढ़े हैं, इनकी तनख्वाहें बढ़ी हैं, वो तो कम होती हुई कहीं पे भी नजर नहीं आई। सो आई डोंट नो कि PIA की प्राइवेट, दो चीजें रह गई, PIA की प्राइवेटाइजेशन और दूसरी रोजवेल्ट होटल। भाई जो गवर्नमेंट आती है वो रोजवेल्ट होटल को बेचना चाहती है बिकॉज इट्स अ प्राइम लोकेशन, और बस इनसे ये सट्टा नहीं लगता कि एंड में कौन सी पार्टी खरीदे, उनका आपस में ही मेरे ख्याल है कोई नोक झोंक हो जाती है, तो कोई जीत नहीं सकता रोजवेल्ट होटल को, वरना तो सब यही चाहते हैं कि रोजवेल्ट होटल पे तो हर पार्टी, हर पॉलिटिकल पार्टी का नजर है। अब बाकी रहेगी PIA में आप क्या बेचेंगे? उसमें कुछ है क्या बेचेंगे? ठीक है, सॉरी आयमा, मैं आपको इंटरप्ट करी, मुझे एक ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक से पहले मैं ज़रताशा से एक क्विकली सवाल करना चाहूँगी। ज़रताशा, ये जो भी आयमा ने पार्लियामेंट के खर्चों की बात की है, 300% तो सैलरीज बढ़ गई हैं, कुछ दिन पहले की खबर है, ये बजट से कुछ पहले की। तो ये खर्चे अगर कम नहीं होंगे और बढ़ेंगे तो आप और मैं ही टैक्स पे करेंगे, और उनका तो वो इतनी सफाई से होता है ना कि अक्सर कहानी सुनाते सुनाते को मेजर पार्ट स्किप कर लिया जाता है। ये कल हमने ऐसे ही देखा कि कोई इम्पोर्टेंट पार्ट था जिसका जिक्र था, ना तस्करा था, कुछ भी नहीं था, और हमें पता ही नहीं चला जैसे। हाँ जी, बिल्कुल। आई एंडोर्स ऑल द पॉइंट्स जो डॉक्टर इकराम साहब और आयमा ने मेंशन किए हैं, जिसमें एक पॉइंट मैं मेंशन करना चाहूँगी कि 18% टैक्स जो 850 cc गाड़ियों पे लगाया है, तो जो लो इनकम क्लास है, जो पहले ही गाड़ियाँ अफोर्ड नहीं कर सकती इस महंगाई में, वो मज़ीद जो है उसको पुश किया जा रहा है टूवर्ड्स द पावर्टी। अगर आप वर्ल्ड बैंक की रिसेंट एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये मेंशन किया गया है कि पावर्टी पाकिस्तान में इंक्रीज़ हुई है, तो उस पावर्टी को बेसिकली काउंटर करने के लिए कोई स्टेप्स नहीं लिए गए।
आयमा ने बात की बिस ट्रांसफ़र्स की, तो आई एग्री कि बिस ट्रांसफ़र या इस तरह के कैश ट्रांसफ़र पेमेंट मेथड्स का एक असूल ये होता है कि टू अपलिफ्ट द पीपल लिविंग बिलो द पावर्टी लाइन, कि उनको उस पावर्टी लाइन से निकाला जाए। मगर अब अगर हम उसका की असेसमेंट या एनालिसिस देखें तो वो लोग जो 2008 में बिस ट्रांसफ़र्स ले रहे थे वो आज भी वही ट्रांसफ़र्स वसूल कर रहे हैं। तो इट्स बेसिकली इंक्रीजिंग द बर्डन ऑन द गवर्नमेंट विदाउट एनी जो प्लान है ओवरऑल फॉर दी ट्रांसफ़र पेमेंट्स। तो मेरे ख्याल से कि गवर्नमेंट को इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग द टैक्सेस ऑन दोज हु आर ऑलरेडी पेइंग अपने एक्सपेंडिचर्स को रैशनलाइज करना चाहिए। और दूसरी चीज़ बस यही बात है। सॉरी जरताशा, मुझे ब्रेक लेनी है। मैं जब ब्रेक के बाद वापस आऊँगी तो हम डिस्कशन को जारी भी रखेंगे, और ये जो अपने खर्चों वाला मामला है मैं इस पर डॉक्टर साहब से भी ज़रूर ओपिनियन लेना चाहूँगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं। माली साल 2025-26 का बजट है जिसके हवाले से हम पोस्ट बजट डिस्कशन कर रहे हैं। डॉक्टर इकरामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं और शमसुल इस्लाम साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं जो कि साबिक नायब सदर हैं कराची चैम्बर के। दोनों को एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। डॉक्टर इकराम से ही मैं सवाल करना चाहूँगी। डॉक्टर साहब, ये जो ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे हेल्थ सेक्टर की, जिस पे आयमन ने बड़ी एक अच्छा क्वेश्चन रेस किया था कि ऑलरेडी हमारा जो हेल्थ सिस्टम है जिसमें हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात करें, उसके हालात वाक़यात कुछ इतने ख़ास नहीं हैं, और जब भी खुदा ना खास्ता कोई ऐसा मसला आता है तो यही दुआ की जाती है कि अल्लाह ताला हॉस्पिटल्स की शक्ल ना ही दिखाए। तो उसके बावजूद हमारा हेल्थ सेक्टर के ऊपर जो बजट हमने मुख्तस किया है, मैं ज़रूर चाहूँगी सेहत के मंसूबों के लिए 14 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। आप इस पर ज़रा कॉमेंट दीजिएगा। जी, 18वीं तरमीम के बाद हेल्थ तो बुनियादी तौर पर अब सूबों का मसला है, मगर चूँकि वफाक को भी कुछ थोड़ा बहुत हेल्थ केयर का अपने जो डोमेन में है, मगर ये कहा जा सकता है कि जो बुनियादी हकूक़ का मामला है जिसमें राइट टू लाइफ है, उसके ऊपर कोई ऐसी कतगत नहीं होनी चाहिए कि ये सिर्फ सूबे ही करेंगे और वफाक के पास जो वैसे इधर उधर के फजूल मंसूबे जिसका कोई ताल्लुक़ आवाम से नहीं होता वो उसको तो बहुत भारी एलोकेशन करते हैं, तो उनको कोई मना नहीं है कि वो जाकर सूबों में हेल्थ केयर अच्छी ना प्रोवाइड करें। बहुत से अस्पताल तो हमें बाहर के रूलर्स ने बना कर दिए और लाहौर कराची में हम उनको भी बेहतर नहीं चला पा रहे हैं। तो ये बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि जिस मुल्क के अंदर हमें एजुकेशन और हेल्थ, जिसके ऊपर हमारी जनरेशन्स का फ्यूचर है, जिसके ऊपर पूरी कौम का मुस्तकबिल का दारोमदार हो, अच्छी सेहत और अच्छी तालीम के बग़ैर तो कोई भी आगे नहीं बढ़ सकती हैं, और वो हमारी लीस्ट प्रायोरिटी पे होते हैं। क्योंकि जैसे हमने पहले भी थोड़ा बहुत तजिया किया कि ये जो कर्ज़े इतने हम बढ़ाते हैं वो बाहर के उसका आम आवाम की ज़िंदगी से क्या ताल्लुक़ है, वो तो अपने उस लाइफ स्टाइल को फ़ंड करना चाहते हैं। अब आप देखिए कि अगर एक ऑफिसर से अपनी नौकरी शुरू करे तो क्या उसका प्राइवेट जीप चाहिए होती है डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वो तो टीयर गवर्नमेंट के मामलात हैं। अगर हमने वो मकामी मुंतखब हुकूमतों को वो काम होता, वो लोगों की बेहतरी के लिए जो लोगों से टैक्स कलेक्ट होता प्रॉपर्टी का, वो उनकी हेल्थ एजुकेशन पे खर्च हो जाता। और 18वीं तरमीम की असल तो मंशा ये थी, मगर वो वाला पार्ट बिल्कुल भूल गए हैं और वफाक से ज़्यादा सूबे जो 57.5% है उसको लोगों के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। मैं समझता हूँ कि अब इस बात को 15 साल हो गए हैं। 18वीं तरमीम के 15 साल बाद जो बहुत अफसोसनाक बात है कि बिल्कुल जो थर्ड टीयर की गवर्नमेंट थी, जिससे जमहूरियत, लोगों के हकूक़, जिससे सोसाइटी में बेहतरी पैदा होनी है, उसकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। आप देखिए कि खुद इस्लामाबाद टेरिटरी की इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है मुंतखब जो ये काम करे, तो इससे ज़ाहिर होता है कि वो कंसंट्रेशन ऑफ पावर चाहते हैं, वो मरात चाहते हैं, वो ताकत का असूल चाहते हैं,
उनका कोई तल्लक लोगों की फलाह व बहबूद से नहीं है। टैक्स रेट उन्होंने स्कैंडिनेविया वाले रखे हुए हैं और जो सोशल डिलीवरी है वो मेरे ख्याल में दुनिया के ठीक हो बदतरीन ममालिक से भी बुरी हो चुकी है। तो इसके ऊपर बात ज़रूर होनी चाहिए ताकि एहसास दिलाया जा सके। ठीक है, शमसुल इस्लाम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शमसुल इस्लाम साहब, ये जो भी डॉक्टर इकरामुल हक ने बात की है, हेल्थ इन एजुकेशन 2018वीं तरमीम के बाद जो हेल्थ है वो सूबों का मसला है, लेकिन इसके बावजूद ओवरऑल भी हेल्थ सेक्टर में हमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। 14 अरब रुपए रखना हेल्थ के मंसूबों के हवाले से, और इसके साथ साथ एजुकेशन, ये एक बेसिक इश्यूज़ हैं, बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो कि हमारी मुल्क के अंदर जिनकी बहुत अशद ज़रूरत भी है। नए प्रोजेक्ट्स का लाने से पहले हमारे जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनकी बेहतरी भी कहीं ना कहीं शामिल है, और इसके साथ साथ जो अपने खर्चे बढ़ा के लोगों पे टैक्स का बोझ है, इस पे भी आप अपना कमेंट दीजिएगा। जी देखिए, किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी इकॉनमी के लिए सेहतमंद वहाँ के लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। उनको बुनियादी जो ज़रूरत उनकी खुराक है वो पूरी मिलनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में आपको पता है कि स्टंटेड ग्रोथ है बच्चों की, और साथ ही यहाँ पर जो लोग हैं उनकी जो हेल्थ है उसकी फैसिलिटीज़ हुकूमत नहीं प्रोवाइड कर पा रही। और कितनी माजी से आज तक की आप भी हुकूमतें देख लें कि उनका बजट हेल्थ और एजुकेशन पे बहुत ही लिमिटेड होता है। अब आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कराची में मैं बात कर रहा हूँ, कराची का अगर आप देखें तो यहाँ जो गवर्नमेंट ऑपरेट कर रही है हॉस्पिटल्स, उनका बहुत बुरा हाल है। प्राइवेट सेक्टर साथ में जो है वो खूब फ्लोरिश कर रहे हैं, वहाँ का स्टैंडर्ड मेयार बेहतर है, लेकिन वहाँ पर अमीर लोग जाते हैं। तो पाकिस्तान की आबादी तो अब आप वर्ल्ड बैंक का सर्वे जो लेटेस्ट आया है वो तो 44% से ज़्यादा जो है वो शदीद गुर्बत, जो $4.20 कमाता है उसमें लोग आ गए हैं। तो मेरे हिसाब से तो पाकिस्तान में पॉवर्टी इस वक्त 50% से ज़्यादा हो चुकी है, और जो मिडिल क्लास लोग थे, जो बिज़नेस करते थे, जो जॉब करते थे, वो जॉब छूट गई, बिज़नेस उनके बंद हो गए, वो भी गुर्बत की उसमें आ रहे हैं, उनका भी गुजारा बहुत करना बहुत मुश्किल हो गया। तो ये बजट किसी सूरत भी ऐसा नहीं कि ये आवाम दोस्त बजट हो। ये बजट ऐसा पेश किया गया है कि जो सिर्फ जो हुक्मरान हैं, जो पार्लियामेंटेरियन हैं, जो आपके गवर्नमेंट के मुलाजमीन हैं, उनकी तो तनख्वाहों में, पेंशन में इजाफा किया। जबकि आपको पता हूँ कि ये जो पेंशन का फ़ंड है वो इन्होंने अभी तक क्रिएट नहीं किया। लास्ट टाइम भी कहा जा रहा था कि हम पेंशन फ़ंड कराएंगे, लेकिन ये पेंशन इतना बड़ा आपका एक डेट बनता जा रहा है पाकिस्तान के लिए, जो सर्कुलर डेट जैसा एक ख़तरनाक टाइम बॉम्ब है। तो हुकूमत को अपनी इस्लाहात करनी होंगी, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाने होंगे। अगर हेल्थ पे ख़र्चा करना है तो हुकूमत को, फेडरल हुकूमत को, जो 43 मिनिस्ट्रीज़ हैं उनको ख़त्म करके 5 मिनिस्ट्रीज़ पे लाना होगा। देखिए, मिनिस्ट्रीज़ की कारकर्दगी आपके सामने है, चाहे वो हेल्थ लें, एजुकेशन लें, या कोई भी मिनिस्ट्री ले लें, उनके नाम तो हैं लेकिन उनकी परफॉर्मेंस नहीं है। और यही वजह है कि ब्यूरोक्रेसी परफॉर्म नहीं करती थी। तो SIFC का क़याम अमल में लाया गया, और SIFC अब फैसिलिटेट कर रही है इन्वेस्टमेंट्स को एग्रीकल्चर के अंदर, डेयरी के अंदर, IT के अंदर, माइंस पे। तो ये देखें, एक फेलियर की वजह से ये SIFC का क़याम अमल में आया। तो मैं उसी तरफ इशारा कर रहा हूँ कि आप अगर इन गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्रीज़ अननेसेसरीज़ हैं, जो सूबों को आपने दे दिए इख्तियारात, तो वो फेडरल हुकूमत में नहीं होनी चाहिए। वो सूबों का काम है कि वो काम करे। एक तरफ सूबे अपना सरप्लस बजट दिखाते हैं, नए नए प्रोजेक्ट अनाउंस करते हैं, लेकिन जो मौजूदा हालत है जो अस्पतालों की, वो आप सबके सामने है कि गरीब आदमी तो कॉरिडोर में पड़े हुए होते हैं। बाहर आप देखें, आप लाहौर के हॉस्पिटल्स का हाल देखें, जो सरकारी अस्पताल हैं वो किस तरह से पड़े हुए हैं। हार्ट के लिए लोग जो पेशेंट आते हैं, बाईपास के लिए आते हैं, उनकी हालत देखें वो कहाँ पड़े होते हैं, क्या होता है। किडनी के मरीज़ आपके यहाँ बेहतर, ज़्यादा इजाफा हो रहा है किडनी का। पाकिस्तान की आबादी कोई 33 मिलियन से ज़्यादा जो है लोग वो डायबिटीज़ हो चुके हैं, जो एक बेसिक चीज़ है जो आपकी सेहत का, वो नहीं हो सकता। तो हेल्थ की एक्टिविटीज़ पे काम करना चाहिए। ये जो एंगर आता है आवाम में, इसी वजह से आता है कि जब आप उनसे टैक्स तो ले लेते हो डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से, लेकिन इन रिटर्न उनको कोई सहूलत नहीं दी जाती। तो सिर्फ ऐसी स्कीमें अनाउंस की जाती हैं जिसके इश्तिहारात उनके बजट से ज़्यादा होते हैं। तो इसको ज़रा रिविज़िट करने की ज़रूरत है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। डॉक्टर इकरामुल हक साहब, जैसे अभी शमसुल इस्लाम साहब ने भी बात की है, मैं प्राइवेटाइजेशन की तरफ आपका कमेंट चाहूँगी। बहुत सारे ऐसे
जो कहले वाइट एलिफेंट्स हैं जिनको हम कई अरसे से बर्दाश्त कर रहे हैं, जिनका बोझ, जिसमें हम हमेशा बात करते हैं कि जी हमने प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना है और बहुत सारी चीज़ों को हमने रिफॉर्म्स लेकर आनी है, फिर जब वो बिड लगती है तो कुछ अजीबो गरीब सूरत हाल हो जाती है। सीरियस है हुकूमत इन चीज़ों को लेकर क्या कि हम कर्ज़ों में, सूद की किस्तों की अदायगी में अपनी आवाम पे बोझ डालकर, हर छोटी चीज़ पे टैक्सेशन लगाकर, अमीरों को या अशराफिया को मराद देकर हम जो असल इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस नहीं कर रहे, और जो एक इतने हाथी हमने पाले हुए हैं इनको हमने कैसे इनसे जान छुड़ानी है? जी जाहिर है, ये तो बहुत अरसे से उन्होंने कहा था हम वहाँ प्रोफेशनल्स लोग लगाएंगे, वहाँ के बोर्ड्स को बेहतर करेंगे, पहले तो उनको हम रीस्ट्रक्चर करेंगे, उनको रीवेटलाइज करेंगे, फिर उनको अच्छे दामों बेचेंगे। वो अच्छे दामों क्या बेच रहा था में फंसते जा रहे हैं और लॉसेस उनके होते चले जा रहे हैं। अब हुकूमत को फ़ैसला करना होगा कि भाई हमने कारोबार करना है या नहीं करना है। मेरे हिसाब से तो हुकूमत को ये चीज़ें करनी ही नहीं चाहिए हैं जिसमें कारोबार इन्वॉल्व हो। कारोबार हुकूमत का कोई इशू नहीं है, ना उनका कोई तल्लुक़ होना चाहिए। उनका काम है रेगुलेशंस बनाना, उस पर अमल करना, सार्फिन को और सबके जो हकूक़ है उसकी प्रोटेक्शन करना, ना कि ख़ुद बिज़नेस में चले जाना। हर बिज़नेस जिसमें गवर्नमेंट जाएगी वो नुकसान ही उठाएंगे, क्योंकि हमने ये तजर्बा बहुत अरसे से करके देख लिया है। हमको तो है नहीं जहाँ स्टेट कंट्रोल्ड और कॉरपोरेशंस होती हैं और वो फ्लरिश कर रही होती हैं। यहाँ तो वहाँ पे जिस तरह का नेपोटिज़म है, जिस तरह की वहाँ अकरबा परवरी है, जिस तरह की करप्शंस हैं, एजेंसीज़ हैं, वो तो ख़ुद एक शर्मनाक हाल को जाहिर करती हैं। तो मेरा ख़्याल है कि ये बहुत ही संजीदा मामला है, मगर इसके ऊपर गवर्नमेंट अपनी तरफ से मिनिस्ट्रीज़ बनाकर, प्राइवेटाइजेशन की मिनिस्ट्री क्या होती है मैं समझ नहीं आज तक वैसे आई, कि आपने कोई चीज़ बेचनी है उसके लिए इंटरनेशनल ऑक्शनरी हाउस होते हैं, आप उनके पास जाते हैं, वो आपको गाइड करते हैं, फिर वो आपके लिए बिडिंग, आपकी कोई रिज़र्व प्राइस होती है। ये इकोनॉमिस्ट रसाले में हर महीने 10-12 ऐसी हमें ऑक्शंस की प्रपोजल्स मिलती हैं। अफ्रीका के लोग और कई मुल्क अपने एसेट्स को प्राइवेट गवर्नमेंट के जंगल से निकाल रहे होते हैं। का स्टाइल है, हमने हर चीज़ ब्रोकचेन से करनी है। वहाँ भी अब बाबू बैठ गए हैं, मिनिस्ट्री बन गई है, याशियाँ हो रही हैं, ना किसी को पता है प्राइवेटाइजेशन किस चिड़िया का नाम है, ना किसी को पता है कि आपने कैसे किसी अदारे को जो है वो दोबारा से उसको रिस्ट्रक्चर करके उसके अंदर कोई इनोवेशन लाकर उसकी कोई बेहतरी करके उसको किस तरह, ये जिस चीज़ से हम जान छुड़ाना चाह रहे हैं कि हम गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि आप ये काम ज़्यादा अपना फुटप्रिंट ना करें, ओवलेशंस ना करें, वो खुद एक मिनिस्ट्री बना दी है प्राइवेटाइजेशन, जो मैं कहता हूँ मिनिस्ट्री इट्स ही एक बहुत बड़ा बोझ है बम पे। तो ये तो एक मजाक बनाने में हर चीज़ का जो हमारी महारत है, जैसे अभी हम जिक्र कर रहे थे कि आपने इतने 15 आपको यही ख्याल नहीं आया कि आप ये जो फंक्शंस हैं गवर्नमेंट के 90% फंक्शंस, ये तो मकामी हुकूमतों के काम हैं जो हमने वफाक में रखे हुए हैं और सूबों में रखे हुए हैं। कराची में बैठो क्या हल करेगा लाड़काना के मसाइल, या इस्लामाबाद का अबू यहाँ बैठकर मियाँ चन्नू के मसाइल क्या हल करेगा, इवन लाहौर में बैठकर उसके क्या पता कि डेरा इस्माइल खान के क्या प्रॉब्लम है। सो मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही गवर्नेंस के सीरियस इश्यूज हैं और इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है। गवर्नेंस के इश्यूज के साथ साथ शमसुल इस्लाम साहब, नॉन फाइलर का बैंक अकाउंट खुलेगा ना वो गाड़ी खरीद सकेंगे। ये हमने हमेशा देखा है कि टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए टैक्स के दायरा कार का चाहे वसी करना है या लोगों को इसमें इन्वॉल्व करना है, उसमें हम इस तरह के इकदाम करते हैं। ये फाइलर, नॉन फाइलर और अब ये गाड़ियों ना ख़रीद सकना, ना अकाउंट खुलना हेल्प करेगा? देखिए जी, बात ये है कि ये ब्यूरोक्रेटिक मेजर जितने भी लिए जाते हैं, जितनी सख्ती की जाती है, उतना आपके पास जो है टैक्स का जो कलेक्शन है वो शॉर्ट होती है, आपकी शॉर्टफॉल आते हैं। साथ ही आपका जो बेस है टैक्स नेट की वो नहीं बढ़ पाती। आपको आसान टैक्सेशन का सिस्टम करना होगा, आपको टैक्स रेट को नीचे लाना होगा ताकि लोग खुद ब खुद उसके अंदर टैक्स नेट में आएँ। अब देखिए, पाकिस्तान के बारे में ये कहा जाता है कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा
जो है वो चैरिटीज़ देने वाला मुल्क है, तो अक्सर लोग ये कोट करते हैं। आज मैं आपको ये भी इंकशाफ कर दूं कि पाकिस्तान अब बहुत बड़ा चैरिटी देने वाला मुल्क भी नहीं रहा, क्योंकि लोगों के पास इनकम ख़त्म होती जा रही है। अब वो टॉप 10 कंट्रीज़ के अंदर पाकिस्तान का नाम नहीं है कि जो चैरिटी देते थे। अभी भी हमारे यहाँ जो चैरिटी दी जाती है वो एक इनफॉर्मल सेक्टर से आती है। तो जब अमीर हो रहे होते हैं, जब प्रॉस्पेरिटी आ रही होती है, तो लोग फिर चैरिटीज़ देते हैं, टैक्स देते हैं, लेकिन इन रिटर्न उन मुल्कों में जहाँ पर टैक्स ज़्यादा जमा होता है उनको सर्विसेज दी जाती हैं। अगर टैक्स टू जीडीपी इंडिया का हायर है, तो वहाँ के लोगों को आप देखें कि वहाँ बुलेट ट्रेन स्टार्ट हो रही है, वहाँ पर आपकी कम्यूटर्स के लिए सहूलतें हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट उधर है। यहाँ हुकूमत के पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आवाम के लिए दी जा रही हो। आपको एक तरफ जो है हुकूमत दावे करती है कि हम आपको ये देंगे, ये मराद देंगे, लेकिन मिलता कुछ नहीं है। बेसिक खाने पीने की चीज़ों में अगर आपका जो आमदनी है एक आम आदमी की, वो 60% अगर ख़र्च हो जाती है, तो फिर वो बच्चों की एजुकेशन पे क्या ख़र्च करेगा, हेल्थ पे क्या ख़र्च करेगा। तो आपका मॉडल जो है, इकोनॉमिक मॉडल जो कंजम्पशन लेड ग्रोथ है, इसको इंटायरली ख़त्म करके एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ पे जाना होगा। एक्सपोर्ट जब बढ़ाई जाती है, इंडस्ट्रीज़ लगती हैं, तो जॉब्स क्रिएट होती हैं। अब पाकिस्तान में ये मीडिया, प्राइवेट मीडिया के इतने सारे चैनल्स आ गए, तो इन्होंने एक इंडस्ट्री बन गई और लोगों को नई जॉब्स मिली, लेकिन अब उनका भी बुरा हाल हो रहा है। वहाँ पर भी ले ऑफ हो रहे हैं, वहाँ पर भी सैलरीज बढ़ाई नहीं जा रही। तो आपको जब तक अपना मॉडल ठीक नहीं करेंगे वो सही नहीं होगा। जब तक आप ये शॉर्टकट करते रहेंगे, जब तक आप अपना एक्सपेंडिचर नहीं कम करेंगे, आपके पास शॉर्टकट का हल नहीं होगा, लॉन्ग टर्म प्लान्स करने पड़ेंगे। शमसुल इस्लाम साहब बहुत शुक्रिया आपका भी, और डॉक्टर इकरामुल हक भी हमारे साथ मौजूद है। माहिर मिर्ची दोनों बजट जो 2025-26 का आया है इसके हवाले से बात कर रहे थे, मुख्तलिफ टॉपिक्स के हवाले से हमने डिस्कशन की। अभी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। बजट की जो टेंशन कह लें, बजट की डिस्कशन ने कहीं ना कहीं मौसम को पीछे छोड़ दिया। हालांकि लाहौर में या मुल्क भर के अंदर मौसम कुछ इतना अच्छा नहीं है, गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, और पिछले 2 दिनों में जो टेम्परेचर या गर्मी की एक वेव हमने देखी है, ये 18 साल हिस्ट्री में बहुत एक्सट्रीम वेदर है जो एक्सपीरियंस किया है लाहौर में हम लोगों ने। इसके साथ साथ इस्लामाबाद वाले भी, कल मैं देख रही थी मुख्तलिफ जगहों के ऊपर कि जी बहुत सख्त गर्मी है और फील्स लाइक 46-45 चल रहा था। ये जो हर साल वेदर एक्सट्रीम्स बढ़ रही हैं, और हमने अभी जो हमेशा से डिस्कशन की है क्लाइमेट चेंज को लेकर कि क्या वेदर एक्सट्रीम्स जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं इसके लिए हम कोई हल निकाल रहे हैं। कराची हो, लाहौर हो, डीजी खान हो, जैकबाबाद हो, सबसे ज़्यादा गर्म शहर करार दिया गया है इनको, और हीट वेव का अलर्ट भी है। और पीडीएमए ने पंजाब भर में ख़बरदार भी किया है इस हवाले से। मरियम शब्बीर हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर माहौलियात हैं, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच मरियम, गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। मरियम, हम यही बात कर रहे थे कि बजट की डिस्कशंस के अंदर सुबह सुबह मुझे वेदर का अंदाज़ा नहीं हुआ, लेकिन स्टिल गर्मी तो है, और हम पिछले 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वेदर एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और आपने भी हमेशा इस चीज़ को इंडोर्स किया है कि ये वर्ड टाइम बढ़ेंगी ही चीज़ें, इनको कंट्रोल करने के हवाले से हम क्या कर सकते हैं। पहले तो हमें एक थोड़ा सा आइडिया दें कि जो एक्सट्रीम गर्मी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जी बिल्कुल उर्मिला, इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो हमें पता है कि ग्लोबली क्या सिचुएशन है, जो अखराज होते हैं ग्रीन हाउस गैसेस के, उसकी वजह से और आपके टेम्परेचर बढ़ते हैं। जो इंडस्ट्रियल यूज़ और फॉसिल फ्यूल का यूज़ है उसकी वजह से ग्लोबल पिक्चर तो ये है। लेकिन अगर आप नैरो डाउन करके पाकिस्तान के ऊपर देखें कि क्या सूरत हाल ऑन ग्राउंड हमारी चल रही है, तो आप देखें कि ख़ास तौर पर शहरों में जो अर्बन हीट आइलैंड का जो इम्पैक्ट होता है, उसमें होता ये है कि मल्टीपल फैक्टर्स उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं आपके हीट वेव्स में। फॉर एग्जांपल आप देखें कि जो हमारे बिल्डिंग मटेरियल्स जो इस्तेमाल होते हैं हमारी कंस्ट्रक्शन में, प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ आपको पता है कि कितनी ज़्यादा हर शहर में फैल गई हैं। बहुत बड़े बड़े हमारे शहर हो गए हैं, इस्लामाबाद हो, कराची हो, लाहौर हो, कोयटा हो, किसी भी बड़े शहर को आप पाकिस्तान में देख लें,
बहुत फैल गए हैं, और कंक्रीट जो मटेरियल इस्तेमाल होता है उसमें वो आपकी हीट को जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, और ख़ासतौर पर रात के वक्त जो है वो बहुत आपके गर्म होते हैं। दिन के वक्त भी ऑफ कोर्स होते ही हैं, जो दिन में सारी आपकी हीट आ रही होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो गर्मी आपको ज़्यादा ऑफ कोर्स फील होती है। इसी तरह जो आपके बिल्डिंग्स के अंदर, जो आपके घरों के अंदर जो एसी, रेफ्रिजरेटर्स, जो इस तरह की चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, वो भी आपके हीट जो है वो एमिट करती हैं, हीट में कंट्रीब्यूट करती हैं, आपकी ग्रीन हाउस गैसेस एमिट करती हैं। लाइफस्टाइल्स जो हमारे ऐसे हैं कि एज कंज्यूमर हम बहुत ज़्यादा जो है वो लाइफ चॉइसेस इस तरह की रखते हैं एज एन इंडिविजुअल, जो आपके एमिशंस में कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं, चाहे वो कपड़े खरीदना है, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान खरीदना है, आपको घड़ियाँ तब्दील करनी है, टीवी, एनीथिंग घर की कोई भी चीज़ जिस फ्रीक्वेंसी से हम फैशन के साथ चेंज कर रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें ये एक तो ये आपकी हीट में कंट्रीब्यूट करते हैं। फिर आपकी इंडस्ट्रीज पाकिस्तान में जो हैं वो आपकी कंट्रीब्यूट करती हैं। कचरा जलाने वाला, जिसके बारे में बहुत कम बात की जाती है, वो आपकी गर्मी में कंट्रीब्यूट करती हैं। आप फिर देखें कि जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनकी वजह से दरख्त, वेजिटेशन कवर आपका बहुत कम रह जाता है, बहुत काट दिया जाता है। तो जो एक नेचर ने चीज़ हमें दी होती है कि इसने हीट को एब्जॉर्ब करना है, वो बहुत बहुत कम है शहरों में, और कंक्रीट बहुत ज़्यादा है। तो होता फिर ये है कि आपके जो है, जो ज़मीन है, आपकी जो बिल्डिंग्स हैं, वो कूलिंग इफेक्ट आपको दे नहीं पाती हैं, तो दिन ब दिन आपको जो है वो गर्मी फील होती है। आपके टेम्परेचर्स आपको ख़ास तौर पर शहरों में बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आते हैं। देहातों में भी ऑफ कोर्स आपके जो दरख्त है, जो वेजिटेशन कवर है, वो कम होते जा रहे हैं वक्त के साथ साथ। आप इस्लामाबाद में भी देखें कि बहुत कम वेजिटेशन कवर जो है वो या आग लगा दी जाती है टिम्बर माफिया के माशाल्लाह हरकतों की वजह से, कुछ जो है वो इंसानी गलतियों की वजह से, सिगरेट बट्स फेंक देने की वजह से भी होता है। जो आपके फॉरेस्ट गार्ड्स होते हैं, टिम्बर माफिया उनको कत्ल करने में भी आगे होते हैं, वो प्रोटेक्ट नहीं उस तरह से कर पाते हैं। इस्लामाबाद में कुछ पास में इस तरह के वाक़यात हुए हैं। तो ये सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो मिल के आपके हीट वेव्स में कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। इसके अलावा आपकी जो कार से एमिशंस होती हैं वो भी इसमें कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं। तो आप फिर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो पिछले 50-60 सालों में आप देखें, इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो हीट वेव्स में आपके इजाफे हुए हैं। और ख़ास तौर पर पर्टिकुलरली पिछले 10 साल के आप टेम्परेचर्स को कंपेयर करेंगे तो आपको ये रीज़न समझ आएगी कि क्यों है। क्योंकि इसमें दरख्त इससे काटे गए, प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ आपकी बहुत ज़्यादा बड़ी, और वेजिटेशन कवर को इंक्रीज़ करने के लिए फॉरेस्टेशन जिसको कहते हैं, कोई ख़ास उस पर काम नहीं किया गया। तो आपको फ्यूचर में इससे भी ज़्यादा जो है वो इंटेंस हीट वेव आपको एक्सपेक्ट करनी चाहिए पाकिस्तान में। अच्छा मरियम, आपने बहुत ब्रिलियंटली इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है, लेकिन अब जाहिर है हम इन चीज़ों के, ये सारे वो फैक्टर्स हैं जिसमें ह्यूमन एक चीज़ भी इन्वॉल्व है, फिर हमारी स्टेट गवर्नेंस, ये सारे इश्यूज़ हैं जिनको हमें एड्रेस करना है। मैं चाहूँगी सॉल्यूशंस, हमेशा हम सॉल्यूशंस, एंड आई थिंक हमें बार बार बात करनी पड़ेगी अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि सॉल्यूशन जब तक इन चीज़ों का, और ये छोटे छोटे फैक्टर्स ही हैं जिनको अगर एड्रेस किया जाए तो शायद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आइंदा 10 सालों में या 20 सालों में कोई चेंज आएगा, क्योंकि एकदम से वी कांट एक्सपेक्ट। जी, सबसे प्लेन और सिंपल सोल्यूशन तो गवर्नमेंट लेवल पर बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है, लेकिन हम जो इंडिविजुअल लेवल पे कर सकते हैं, और गवर्नमेंट भी एक पॉलिसी और एक रूल बना ले कि चूंकि अगर घरों के बाहर बहुत लोगों की जगह नहीं है, या हर एक के पास बड़े बड़े लॉन या स्पेस नहीं होती है जिसमें वो कोई दरख्त लगा सकें, तो आप रूफ टॉप गार्डनिंग, चाइना आपकी इसमें बेस्ट एग्जांपल है कि किस तरह से रूफ टॉप गार्डनिंग आप करते हैं, छत के ऊपर आप पौधे किस तरह से लगाते हैं। आप प्लास्टिक के जो ड्रम होते हैं उनमें लगा सकते हैं, बड़े बड़े दरख्त इंडिजिनस जो आपके होते हैं, लोकल दरख्त जो आपके जैसे पीपल, शीशम, धरेक, जिनको हम लोकल लैंग्वेजेस में कहते हैं, इस तरह के दरख्त जो आप लगाएं। कराची की तरफ जाएँ तो ऑफ कोर्स आपकी वेजिटेशन डिफरेंट तरह की लोकल होती है। एक तो रूफ टॉप गार्डनिंग जो है उसको रूल बना देना चाहिए गवर्नमेंट को कि हर घर में ये ज़रूर होगा, और अगर ना हो तो फाइन इम्पोज करनी चाहिए। दूसरी ये बात है कि एज अ कंज्यूमर जो हम इंडिविजुअल हैं, हमें अपनी लाइफ चॉइसेस ज़रा देखभाल के ज़िम्मेदारी के साथ करनी पड़ेंगी। ये जो हर साल हम कपड़े ख़रीदना शुरू करते हैं हर मौसम में, जो कार्स नहीं आती हैं वो परचेज़ करने की कोशिश करते हैं, कारों के इंजन्स को बेहतर बनाएं, कार कूलिंग के इम्पैक्ट को करें। आपका जो मेट्रो जैसे प्रोजेक्ट्स हैं ये अगर ज़्यादा इंट्रोड्यूस करवाएं, जिसके वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप इस्तेमाल करेंगे तो इंडिविजुअल कार्स का इस्तेमाल कम होगा। इसके अलावा जो आपकी हाउसिंग मटेरियल है,
आई थिंक जो डैमेज होना था वो तो हो चुका है, लेकिन आगे जो मज़ीद घर बनाए जाएं उनकी मटेरियल्स को आप इस तरह से रिवाइज करें कि वो आपका प्रो इन्वायरमेंट हो, वो क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसके मुताबिक हो, जो आपकी हीट को ट्रैप ना करे बल्कि कूलिंग इफेक्ट में आपकी मदद कर सके। ये चंद ऐसे हैं जो फौरी तौर पे करें तो इससे हमें फ़ायदा हो सकता है। इन द लॉन्ग रन तो गवर्नमेंट को बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है, जिसमें इंडस्ट्रियल इंटरवेंशंस आपको रिवाइज करने की ज़रूरत है, पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, इंटरनेशनल ममालिक के साथ मिल के जो फाइनेंसेस हैं उनको गैदर करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से क्लीन टेक्नोलॉजी हमारी इंडस्ट्रीज़ में हो सके। और इसके अलावा भी बहुत सारे कॉपरेशन एग्रीमेंट्स ऐसे हैं जो हम नेबरिंग कंट्री ख़ास तौर पर चाइना से सीख सकते हैं कि किस तरह से वो इतने अर्बनाइज्ड उनके शहर हैं, उसके बावजूद उन्हें रूफ गार्डनिंग और टेरेसेस में प्लांटेशन करके किस तरह से टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। अभी इस बजट के अंदर भी माहौलियाती चेंजेस या इनके हवाले से कुछ बजट्स को उन्होंने मुख्तस किया है। मरियम, बजट्स मुख्तस करना एक सलूशन नहीं है। मैं एज एन एक्सपर्ट आपसे ओपिनियन चाहूँगी, डू वी हैव द रियलाइजेशन कि हमारा जो इशू है वो मेजरली क्या है और हमें किस डायरेक्शन में इसके सॉल्यूशंस की तरफ जाना है? सिर्फ बजट्स को एलोकेट कर देना इज़ नॉट द राइट स्टैंड्स टू अप, बल्कि हमें उन चीज़ों को एड्रेस करने के लिए एक डायरेक्शन का तयन भी करना है, राइट? तो डू यू थिंक वी हैव दैट रियलाइजेशन? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज आप देखें कि जो क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री का उसके नाम बार बार चेंज होते हैं, लेकिन जो क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री का इदारा है हमारा, उसमें आपको जो बजट है वो हमेशा बाकी मिनिस्ट्रीज के मुकाबले में बहुत कम दिया जाता है। हालांकि आप देखें कि जो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट हैं वो क्रॉस सेक्टोरल हैं, आपके एग्रीकल्चर के ऊपर उसका इम्पैक्ट हो रहा है, आपकी फसलें तबाह हो रही हैं उसकी वजह से, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से आपका जो सोइंग का पीरियड, बीज लगाने का और हार्वेस्ट करने का पीरियड है वो चेंज हो गया है। इसके अलावा फ्लडिंग की वजह से आपके इकोनॉमिकल लॉसेज होते हैं। स्मॉग के सीजन में आपके हेल्थ सेक्टर पर इतना बर्डन होता है। आप हीट वेव्स का हम जिक्र कर रहे थे, इसमें बहुत ज़्यादा आपके हॉस्पिटल्स में रश बढ़ जाता है और डेथ्स बहुत ज़्यादा आपकी होती हैं। तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि ये जो बाकी मिनिस्ट्रीज हैं ये क्लाइमेट चेंज से अलहदा नहीं है, बल्कि क्लाइमेट चेंज एक क्रॉस सेक्टोरल है। इसमें बजट ना सिर्फ बढ़ाएं बल्कि एक गवर्नेंस मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस करवाएं जिसमें अकाउंटेबिलिटी हो कि आपने बजट जो था वो कहाँ इन्वेस्ट किया, और जो आपकी मायर्स हैं वो प्रोएक्टिव होनी चाहिए, ना कि रिएक्टिव। मिसाल के तौर पर सैलाब आ जाता है उसके बाद फिर एक्शंस लिए जाते हैं। नहीं, आप उससे पहले एक्शन लें कि सैलाब अगर आने वाला है तो आपने क्या इक़दाम करने हैं। तो बजट एक तो मिनिस्ट्री का, क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री का बहुत कम होता है, इसको मेरे ख्याल में बढ़ाना चाहिए। और सेकंड ये कि सब मिनिस्ट्रीज को मिल के काम करना चाहिए कि किस तरह से हम अपने माहौलियात को बेहतर बना सकते हैं ताकि हम इस तरह के जो इम्पैक्ट हैं जो क्रॉस सेक्टोरल हमारे आ रहे हैं उसको बचा सके, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी इकोनॉमी और आपकी फूड इनसिक्योरिटी जो है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से बढ़ती जा रही है। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच मरियम, बहुत बहुत शुक्रिया। मरियम शबीर हमारे साथ मौजूद थी, माहिर माहौलियात। इन्होंने बड़े ब्रीफली इन चीज़ों को एड्रेस किया है जो कि फ़ौरी तौर पे करने वाली हैं, और इसके इश्यूज़ क्या हैं, इनकी ओरिजिनेट कहाँ से हो रहे हैं और हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं, किचन का रुख करेंगे जहां पर आज शेफ़ अजमल शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह मैम। आप क्या बना रहे हैं आज आप? मिस आज है चिकन मद्रासी हांडी। ठीक है, जो बिल्कुल मुनफरिद और नए अंदाज से हम इसको बना रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये मद्रासी है और इंडियन मद्रास से ही इसका कंसेप्ट लिया गया। सबसे पहले मिस इसमें हम लोग टमाटो की प्यूरीस बनाते हैं कि टमाटर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, उनको ब्लांच करने के बाद इनका छिलका जो सा बिल्कुल उतारने के बाद उसको हम चॉप करते हैं, ना कि ग्राइंड करते हैं। चॉप करने के बाद उनको इतना कुक करते हैं जैसे ये अभी मेरा हो रहा है कि इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए। देन इसमें बटर और क्रीम और करी पत्ते के साथ हम इसको टॉस करेंगे और इसको भूनने में एक थोड़ा लेंथी टाइम चाहिए होगा हमें। ठीक है। तो इंशाल्लाह
और इसमें आपने बोनलेस चिकन का इस्तेमाल जी किया मिस, बोनलेस चिकन इसमें और बोनलेस स्पाइसेस क्या क्या ऐड किया? स्पाइसेस में इसमें सबसे पहले जो मैं यूज़ करता हूँ रेड चिली क्रश और कोकोनट क्रश, और साथ में इसमें थोड़े से, क्योंकि ये मुगलाई थीम के साथ मिलता है, तो मैं इनकी ग्रेवी में बादाम हिडन जोन्स है वो बादाम और काजू का Okay. इस्तेमाल करता हूँ Okay. कि इसके ग्रेवी स्मूथ और टेस्टी हो सके। ठीक है। साथ में थोड़ा सा ज़ीरा एंड टर्मरिक पाउडर, हल्दी थोड़ी सी, क्योंकि हल्दी आपको पता है कि बॉडी के लिए वैसे ही बड़ी अच्छी होती है, तो वो यूज़ करते हैं। ठीक और है। गर्मी है आजकल, क्योंकि वेदर बहुत गर्म है जैसे, तो स्पाइसेस थोड़े लाइट यूज़ कर रहे हैं हम लोग। वैसे इसमें थोड़े मैं रेड चिली क्रश थोड़ी स्पाइसी रखते ठीक हैं, है। मगर वेदर की वजह से स्पाइसेस कम, नो स्पाइसेस और गर्म मसाले यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक हो गया, चलें आप अपनी रेसिपी को जारी रखें। मीनवाइल हम आपकी तरफ फाइनल प्रेजेंटेशन की तरफ आएंगे जी। अच्छा जी, खाने पीने की बात हो रही है तो बच्चों की डाइट में हम सब जानते हैं कि डाइट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है उनकी, जब वो बड़े हो रहे होते हैं उनकी ग्रोथ के अंदर। लेकिन आजकल जो चीनी है, शुगर, जिसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है और बच्चों के लिए ख़ास तौर पर, वैसे तो किसी के लिए भी जो चीनी है वो फ़ायदेमंद नहीं हो सकती, लेकिन बच्चों की जो चीज़ें हैं, इसमें चॉकलेट्स खा रहे हैं, बेकरी आइटम्स हैं, जूसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस सब में जो शुगर कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा होता है। और हर चीज़ में आप कह लें ना चीनी की भरमार है, और वालिदैन भी प्यार मोहब्बत में बच्चों को ये सब चीज़ें ले देते हैं, लेकिन इसका उनकी ग्रोथ के ऊपर। और वैसे तो मैंने पहले भी कहा कि अगर आप अपनी ज़िंदगी से चीनी को माइनस कर देना तो आपकी ज़िंदगी कितनी आसान है, ये मैं जानती हूँ, क्योंकि मैंने खुद हाँ, मैंने ये खुद ट्राई किया हुआ है कि मैं विदाउट शुगर बहुत कम चीनी का इस्तेमाल करती हूँ, अगर अनटिल अनलेस कोई ऐसी चीज़ जिसमें ऑलरेडी शुगर कंटेंट हो। लेकिन आज हम इसके नुकसानात पे बात करेंगे, और ख़ास तौर पर बच्चों के हवाले से कि कितनी नुकसानदेह है चीनी। इसके लिए हम डॉक्टर रिजवाना समरीन हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर वालेकुम रिजवाना। अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। इसके साथ साथ जी एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे आज हम बात करेंगे। सोशल मीडिया का दौर है और हमने हर चीज़ जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर डालनी है, उसको फ्लॉन्ट करना है, और उसको फ्लॉन्ट करने की बहुत सारे प्रेशर्स हैं हम पे। चाहे ईद है, आपने कोई नई चीज़ ख़रीदी है, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हुआ है, आपने वो अच्छा ही पोस्ट करना है। आपकी लाइफ में बैक एंड पे चाहे आपके जितने मर्जी चैलेंजेस हैं, स्ट्रगल्स हैं, जो चीज़ें कभी कभी हम समझते थे कि जी एक स्पेसिफिक क्लास अफोर्ड कर सकती है, आजकल सोशल मीडिया का मेहरबानी है कि हर मिडिल क्लास फैमिली जो कि इसको अफोर्ड नहीं भी कर सकते, उनकी ख्वाहिश होती है कि वो लग्जरी गाड़ियाँ, ब्रांड्स, ये सब कुछ अफोर्ड करें। और कहीं ना कहीं वही बात है कि सोशल मीडिया की मेहरबानी है। लेकिन ये क्या प्रेशर है हमारे ऊपर कि हमने इसको फ्लॉन्ट करना है, और इसकी बेस के ऊपर हम दूसरों को जज कर रहे हैं, उनको देखकर अपनी ज़िंदगी को जो कह लें मुश्किल कर रहे हैं। इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ इंजीनियर डॉक्टर अली साजिद साहब मौजूद हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ट्रेनर हैं, माहिर तालीम है। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपका वालेकुम कि आपने हमें ज्वाइन किया। सर, आपसे ही मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। ये जो दिखावे की मैशत है ना, जिसे हम सोशल मीडिया कहते हैं, जिसमें हर चीज़ हम फ्लॉन्ट कर रहे हैं, हर चीज़ दिखा रहे हैं, मैं चाहूँगी आप गुफ्तगू का आगाज़ कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। सोशल मीडिया बज़ाहिर ब्लेसिंग था और है जब शुरू में आया, लेकिन अब ये एक नए तूफ़ान बदतमीज़ी को जन्म देने का नुक्ता आगाज़ है, नंबर 1। और इससे सोसाइटी में नफ्सियाती, माली, जज्बाती, टेक्निकल और ह्यूमन इश्यूज अराइज हो रहे हैं, जिसको एड्रेस करने के लिए बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी की ज़रूरत है। इससे अनहेल्दी कंपटीशन जन्म ले रहा है, स्पेशली यूथ में, और एक गैर हकीकत पसंदाना ज़िंदगी को या लाइफस्टाइल को प्रमोट किया जा रहा है, जिसमें आर्टिफिशलिज्म को इनक्रेज किया जाता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ये तस्वीर का एक रुख है। उसका दूसरा रुख है, इस पर अमेरिका में बड़ी स्टडीज़ हुई हैं कि इसके नफ्सियाती पहलू क्या हैं। जब आप बेसिक फ़िल्टर्स लगा के और एडिटिंग टूल के ज़रिए अपनी पर्सनैलिटी को डिफरेंट हवाले से पोज करते हैं, तो सोसाइटी में दूसरे बच्चों में, दूसरे लोगों में एक साथ से कमतरी पैदा होता है और आर्टिफिशलिज्म के कल्चर की प्रमोशन होती है। तो बड़ा ज़रूरी है कि इस ट्रेंड को, इस टेंडेंसी को अरेस्ट किया जाए, इसको किया जाए, वरना बच्चों में जहन में इंतशार होगा, बेचैनी होगी, इस्तराब होगा, रेस्टलेसनेस होगी, और अनहेल्दी सोचें, नेगेटिव थॉट्स आएंगी, और नेगेटिव थॉट्स की वजह से उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस
वो शटर होगा और वो नेगेटिव सेल्फ टॉक पे चला जाएगा कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं एक्स्ट्रॉर्डनरी जेम्स बॉन्ड की तरह या किसी इंडियाना जोन्स के हीरो की तरह मैं एक्स्ट्रॉर्डनरी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। और सेम फीलिंग्स लड़कियों में गालिबन ख़वातीन में ये फीलिंग्स ज़्यादा होते हैं। तो बड़ा ज़रूरत है कि हम इस टेंडेंसी को रेस्ट करें। और वेब पे यानी सोशल मीडिया पे एक नया ट्रेंड आया है, वो है साइबर बुलिंग। यानी आप नेगेटिव रिमार्क्स देते हैं, अगले को डमीन करते हैं और हेट डिस्कशन करते हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे हेट स्पीच भी एक नया ट्रेंड आ गया। उसके अलावा कल्चर ऑफ र्यूमर्स, आर्टिफिशियल अफवाह साजी की फैक्ट्रियाँ बन गई हैं ये। और बड़ा ज़रूरत है कि सोशल मीडिया के सोशल इम्प्लीकेशंस को अरेस्ट करने के लिए गवर्नमेंट पॉलिसी बनाए। लीगल तनाजुर में तो पीका वगैरह के एक्ट बन चुके हैं और बन रहे हैं और पॉलिश हो रहे हैं, लेकिन इसकी सोशल डायमेंशंस पे मेरी ख्वाहिश है, मेरी दिली आरजू है कि इस्लामाबाद में जो रेगुलेटरी एजेंसी है पैमरा इस पे काम करे और देखे। मसलन मिसलीडिंग ऐड है कि हुस्न या खूबसूरती का ताल्लुक इस चीज़ से जो नहीं होता, तो ये मिसलीडिंग ऐड है। 5 गुना स्ट्रॉन्ग बाल जो नहीं होते किसी भी उस चीज़ से, और उसका कोई साइंटिफिक एम्पिरिकल डाटा कोई सबूत भी नहीं है उसका। तो इसको सरकार को और सोशल सेक्टर को दोनों को मिलकर इस पे काम करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, आपको आपसे ज़रूर ये सोशल एस्पेक्ट पे आगे जाके बात भी करूँगी, क्योंकि हमारे साथ डॉक्टर रिजवाना भी मौजूद हैं। डॉक्टर रिजवाना, ये तो हम कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के इम्पैक्ट की बात करें, जो मैंने अभी शुगर कंटेंट की बात की, जाहिर है हमारी डाइट के अंदर इवन बच्चों के लिए स्पेसिफिकली हम बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें पसंद होती हैं, स्वीट टूथ होता है। नुकसान बताएं ज़रा हमें चीनी का। नुकसान की अगर हम बात करें तो अनकाउंटेबल जो है वो इसके डिसएडवांटेजेस हैं बच्चों की डाइट के अंदर। और सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले बच्चों के अंदर जब आप शुगर ले रहे हैं तो शुगर बेसिकली एम्प्टी कैलोरीज़ हैं। आपको कैलोरीज़ मिल रही हैं बट न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़ीरो है शुगर के अंदर। इसी तरह से जितनी भी कैंडीज़ और सब बन रहा होता है जिसमें कलर फ्लेवर सब ऐड हो रहा होता है, वो सब के सब एम्प्टी कैलोरीज़ हैं, ज़ीरो न्यूट्रिशन। जब आपका बच्चा जो है वो उन चीज़ों से अपना पेट भर लेगा, उसे खाने से थोड़ी देर पहले चाहिए जी मुझे आप लॉलीपॉप दे दें या कैंडी दे दें, फिर मैं खाना खा लूँगा। तो जब शुगर रश हो जाएगा, पेट भर जाएगा, ब्लड ग्लूकोज को जो है वो ज़रूरत ही नहीं है, आपको अर्ज ही फील नहीं हो रही कि आपने खाना खाना है। तो जो बच्चे हैं ना वो इस तरह से अपनी जो है वो कर रहे होते हैं कि वो अननेसेसरी चीज़ों से अपना पेट भर लेते हैं और फिर जो न्यूट्रिशनल या हेल्दी जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो पाती। और सबसे जो मेजर डिसएडवांटेज है उसमें ओबेसिटी आ जाता है कि बच्चों में जब वो एम्प्टी कैलोरीज लेना शुरू हो जाते हैं जिसमें न्यूट्रिशन ही नहीं है, तो अर्ली ऑनसेट ओबेसिटी उनमें स्टार्ट हो जाती है, जो कि लेटर इन एज डिफरेंट मेटाबॉलिक डिजीजेज, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ को लीड कर रही होती है। अच्छा, हमने आजकल बच्चों में ओबेसिटी बहुत ज़्यादा देखी है। हम तो शुरू में समझ रहे होते हैं ना कि बच्चा बहुत हेल्दी है, बहुत क्यूट लग रहा है, लेकिन एक्चुअली में बैक एंड पे देयर आर सर्टेन कॉम्प्लिकेशंस जो कि चॉकलेट्स और इस तरह के शुगर कंटेंट वाली चीज़ों का इंटेक कर करके बच्चों के अंदर आती है। ऐसा ही है, एक तो बैड डाइटरी चॉइसेस हैं, सेकेंडली लाइफस्टाइल भी आजकल का आप देख रही हैं कि बहुत ज़्यादा इंडोर जो है वो सपोर्टिव हो गया हुआ है और बच्चों की फ़िज़िकल एक्टिविटी कम है। लेकिन जो जैसे सर बात कर रहे थे सोशल मीडिया की या मीडिया की, तो हर चीज़ की एडवर्टीज़मेंट हो रही है बहुत ज़्यादा। उसके साथ साथ बच्चों पे पीयर प्रेशर भी बहुत है। आप स्कूल जाते हैं, नर्सरी जाते हैं, डे केयर जाते हैं, बच्चे घर आके फिर ज़िद करते हैं कि दूसरा बच्चा अपने लंच के अंदर पिज़्ज़ा लेके आ रहा है, दूसरा बच्चा अपने लंच के अंदर जो है वो केक लेके आ रहा है, तो मुझे ये सब क्यों नहीं दिया जा रहा। तो पेरेंट्स को मैं रिकमेंड यही करूँगी कि एज अ डॉक्टर हम लोग रिकमेंड करते हैं कि बच्चे को 2 साल की एज तक ना आप शुगर दें ना आप सॉल्ट दें। अच्छा। जितना आप उन्हें नेचुरल फ्लेवर इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं ना, आप उन्हें नेचुरल चीज़ें खिलाएं। चाहे वो सब्जियां हैं, आप नोट करेंगी कि जब बच्चे को 6 महीने की एज से खिलाना शुरू करते हैं तो 7 से 8 महीने की एज में आप उन्हें ब्रोकली भी अगर बॉयल करके देंगे ना बच्चे को, 3 से 4 दिन तक देंगे, टेस्ट इंट्यूस हो जाएगा, बच्चा खाना शुरू कर देगा। इसी तरह से टिंडे और कद्दू जो कि आज तक मदर्स को शिकायत रहती है कि बच्चे नहीं खाते, अगर अर्ली एज में जब हम बच्चे को बिस्किट दे रहे हैं, जब हम बच्चे को टॉफ़ी दे रहे हैं, जब हम बच्चे को जूस दे रहे हैं, अगर हम उस एज के अंदर उस चीज़ को थोड़ा पैलेटेबल बना के उसकी प्यूरी बना के किसी भी फॉर्म में इंट्रोड्यूस बच्चे को करवा दें, टेस्ट डेवलप हो जाएगा, बच्चा सारी ज़िंदगी वो चीज़ खाएगा। नहीं खा रहे टिंडे कद्दू तो कैसे खाएंगे बच्चे? इस पे काम करने की ज़रूरत है। यही वजह है कि बहुत ज़्यादा जो है वो डिजीज़ेस बढ़ती जा रही हैं, हाइपरटेंशन बढ़ती जा रही है, डायबिटीज़ बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान में तकरीबन कह लें कि 32 मिलियन लोग हैं जो हाइपरटेंसिव हैं। अच्छा, डॉक्टर रिजवाना, मैंने डॉक्टर साहब से बात करनी है, लेकिन उससे पहले क्विकली मुझे क्वेश्चन आज के, बेसिकली हमारी डाइटरी बच्चों की जो हैबिट्स होती हैं वो एक घर के माहौल से
वो अडॉप्ट करता है। गेस अगर पेरेंट्स, जैसे आपने भी इन सब्जियों का, भिंडी का जिक्र किया या कद्दू का जिक्र किया, घरों में पेरेंट्स भी नहीं खा रहे हैं, वो उनको भी नहीं पसंद, तो वो बच्चे जब उनको खाता हुआ नहीं देख रहे तो वो कैसे खाएंगे? बिल्कुल सही कह रही हैं आप, और यही जो है वो रिकमेंडेड है कि पेरेंट्स वो चीज़ें एक तो ख़ुद भी खाएं अगर वो चाहते हैं कि उनके बच्चे हेल्दी रहें और उनके बच्चे वो फॉलो करें। सेकेंडली एक जो इन्वायरमेंट है, हेल्दी ईटिंग इन्वायरमेंट, वो बहुत ज़रूरी है। आजकल का जो लाइफस्टाइल है उसमें यही है कि एक बंदे ने ब्रेकफास्ट किया, अलग टाइम है, दूसरे बंदे का अलग टाइम है, तीसरे बंदे का अलग टाइम है, इसी तरह से लंच घर के बाहर हो रहा होता है, डिनर में सबका अलग अलग टाइम, अलग अलग चॉइसेस हैं, किसी को लाउंज में बैठ के खाना है, किसी को कमरे में बैठ के खाना है। तो जो एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ता है ना बच्चे को उस चीज़ पे लगाने के लिए कि ये देखो हम सब बैठे हैं, हम सबकी प्लेट में सेम चीज़ है। आपको पता है बच्चे का माइंडसेट ऐसा है कि अगर आप रोटी खुद अपनी प्लेट में एक सर्व करेंगे और बच्चे को हाफ देंगे ना, तो बच्चा उसमें भी इनजस्टिस फील करता है कि शायद मैं छोटा हूँ, शायद ये लोग मुझे जो है वो इस तरह से कर रहे हैं कि मैं छोटा हूँ तो मैं हाफ खाऊंगा और ये बड़े हैं तो ये फुल खाएंगे। तो बच्चे बहुत कंपैरिजंस कर रहे होते हैं, उनकी जाहिर है ब्रेन डेवलपमेंट चल रही होती है। तो बहुत ज़रूरी है कि 5 साल की एज तक बच्चों में हम जो है वो 95% ब्रेन डेवलप हो जाता है, तो डाइटरी हैबिट्स भी हम उस एज तक डेवलप कर दें। और सीखते बच्चे आपसे ही हैं, और जब तक बच्चा स्कूल या नर्सरी या डे केयर जाना नहीं शुरू कर देता तब तक आप ही उसका एक तरह से स्कूल हैं, और तब तक आप ही उसकी हर चीज़ डाइट तक भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, अभी जैसे आपने सोशल एस्पेक्ट्स की बात की, और जो पीयर प्रेशर है ये सोशल मीडिया ने हमारे बच्चों के अंदर भी, बड़ों में तो है ही है, बच्चों के अंदर भी बहुत ज़्यादा हो गया कि बच्चे भी हर चीज़ को देखते हैं, आइडियलाइज करते हैं, दे वांट देम इन देयर लाइफ। जी, मैं इस पे 1-2 कमेंट दूंगा। सबसे पहले तो डॉक्टर रिजवाना की बात को सपोर्ट करते हुए मैं 1400 साल पहले हज़रत अली ने चीनी के मतलब एक कमेंट दिया था, उनकी सेइंग है कि हर मीठी चीज़ में जहर है सिवाय शहद के, और हर जहरीली चीज़ में शफा है सिवाय जहर के। तो जो इसको अंडरस्टैंड कर ले और मीठी चीज़ें ज़िंदगी से कम कर दे। मैंने 14 किलोग्राम रिड्यूस किया है चीनी ज़ीरो करके। तो मेरी अपनी ज़िंदगी में एक चेंज आया, खुशगवार तब्दीली आई, जो बहुत लेट आया, हमें शौर ही नहीं था बचपन से। बिल्कुल, पहली बात तो ये हो गई एकेडमिकली, टेक्निकली या मेडिकली। अब सोशल मीडिया के जो एस्पेक्ट हैं लोगों की लाइफ पे, मेरे एक स्टूडेंट था यूईटी का, उसके फादर अपने फादर के साथ हज करने जा रहा था, वो बाद में लेक्चरर लग गया। तो उसको जब डॉलर लेने गया तो डॉलर्स ने किसी ने स्नैच किया, उसके घर आके उसके फादर को वहीं मौके पे जहाँ भाग कर दिया, कत्ल कर दिया। अब उसके साथ ही उसकी तस्वीरें और उसके आईडी कार्ड सोशल मीडिया पे आ गए, और जिन्होंने कत्ल किया था वो बाद में उसके अभी तक पीछे लगे हुए हैं कि हमने ये कर दिया तो वो कर दिया, उसकी ज़िंदगी ख़तरे में। यानी सोशल मीडिया के, मैं सिक्योरिटी एस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ। जज्बाती एस्पेक्ट और हैं जिसको मैं इस वक्त ज़ेरे बहस नहीं ला सकता, जिस पे मेल और फीमेल एक दूसरे को मिसगाइड करते हैं, आर्टिफिशियल वो डमी, एक मेल या फीमेल डमी बन के लोगों को चीट करता है, डॉज करता है या मिसगाइड करता है, और इस पे बड़े सानहे और हादसे हुए हैं। हाँ जी। और उसके बाद अगली डायमेंशन जो है वो है नफसाती मराइज, एग्जाइटी और डिप्रेशन। इस पे यूएसए में बहुत स्टडीज़ हुई हैं। इवन मेल में हर 50 में से एक मेल इस वक्त जो है वो नफसियाती मरीज़ है, क्योंकि बज़ाहिर उसकी बॉडी इंटरनेशनल या सो कॉल्ड हॉलीवुड के, बॉलीवुड के मेल हीरो से कंपैटिबल नहीं या कंपेरेबल नहीं। तो तकाबली जायज़ा, अनहेल्दी या गैर सेहतमंदाना तकाबली जायज़ा एक फैक्टर है, डिप्रेशन दूसरा फैक्टर है, एग्जाइटी तीसरा फैक्टर है, और चौथा कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं गरीब हूँ, इसका एहसास, जिसका मतलब ये है कि आपके अंदर वो एक जो था ना पुराने ज़माने में कनात का जज्बा, तवक्कुल का जज्बा, उसके अगेंस्ट रिबेलियस बच्चा हो जाता है। अच्छा, वाई नॉट मी और वाई नॉट विद मी, ये जो फ़लसफ़ा है ना, ये अल्टीमेटली ज़हनी इख्तलाज का या परेशानी का सबब बनता है, और बच्चे की तबीयत में इस्तराब, बेचैनी और एहसास महरूमी बढ़ता जाता है, और वो फोकस नहीं कर सकता अपने प्रोफेशन पे। ये मैंने यूनिवर्सिटी में अपने ग्रेजुएट्स के साथ इनडायरेक्टली डायरेक्टली ऑब्जर्व किया है, ये मेरी ऑब्जर्वेशंस है। इस पे एक साइंटिफिक स्टडी की ज़रूरत है। सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी हो जाए, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ इस पे बाकायदा रिसर्च करें और इसके कोई कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ सोल्यूशन ढूंढें। मसलन एक इसका हल ये हो सकता है कि अल्लाह पे तवक्कुल और कनात का जो कॉन्सेप्ट है। दूसरा ये कि आई एम नॉट वीक, आई एम नॉट पुअर, आई एम ब्लेस्ड एंड आई एम डिफरेंट एंड आई एम यूनिक। इस कॉन्सेप्ट की तकरार हर रोज़ अपने आप पे करें ताकि खामखा का एहसास कमतरी पैदा ना हो। उसके बाद तीसरा ये है कि अच्छे लोगों की सोबत में बैठें,
पॉजिटिव लोगों की सोबत में बैठना आपको मनफी नेगेटिव सेल्फ टॉक से बचाता है। मेरी सबसे बड़ी दुश्मन मेरी मनफी नेगेटिव सेल्फ टॉक है, ये याद रखिएगा। ये नौजवानों को मेरा मशवरा है, ख़ासतौर पर बच्चियों को, कि नेगेटिव सेल्फ टॉक आपकी दुश्मन है और उसके पीछे जो मुहर्रिक है, उसके पीछे जो कुव्वत महरका है, जो कंपेलिंग फोर्स है, जो प्रोपेलिंग फोर्स है, वो सोशल मीडिया का अनड्यू इस्तेमाल है और उसकी वजह से नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस जो ज़हन में लेकिन डॉक्टर साहब इसमें एक फैक्टर ये भी तो है ना कि हम हर चीज़ को ऑब्जर्वेशन या जहाँ दुनिया ने हमें अवेयर किया है सोशल मीडिया ने, और अब विद टाइम हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो गई है। वी ऑल डिपेंड ऑन सोशल मीडिया, चाहे वो न्यूज़ है, इवन हम न्यूज़ चैनल्स भी जब सुबह उठ रहे होते हैं या एंकर्स हैं या जो भी न्यूज़ के लोग हैं, दे वॉच सोशल मीडिया कि क्या चल रहा है क्या नहीं। तो फिल्टर आउट करने के लिए भी तो कोई पॉलिसीज़ होनी चाहिए ना। मेरे ख्याल में पैमरा को एक रवायती रोल से आगे जाना पड़ेगा। वो रवायती रोल क्या है कि उसको सिर्फ कानूनी तकाजे पूरे ना करे सरकार के, वो जज्बाती सोशल समाजी तकाजे जो कौम की तामीर नौ में होने चाहिए, उस पर ख़ास तौर पे जो टीवी एड्स हैं उसमें मिसलीडिंग न्यूज़, फॉल्स क्लेम्स और ग़लत ख़बरें दे के यूथ को मिसगाइड करना अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, उस पर भी ज़ाब्ता अखलाक की ज़रूरत है। और मेरे ख्याल में ये ज़ाब्ता अखलाक यूनिवर्सिटियाँ बना सकती हैं, सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट बना सकते हैं और साइकोलॉजी डिपार्टमेंट बना सकते हैं, और वो खामोश हैं, उस पर रिसर्च नहीं हो रही। साइकोलॉजी सोशियोलॉजी में रवायती सर्वे कर लिए जाते हैं और डाटा कलेक्शन के नाम पे इंसानी बिहेवियर पे जो तब्दीलियाँ आ रही हैं इसका तजिया करने की भरपूर यानी रिसर्च बेस्ड वर्क की ज़रूरत है हमें। अच्छा डॉक्टर रिजवाना, रिसर्च की बात हम कर रहे हैं तो हमारे ये जो पैटर्न्स हैं दुनिया भर के अंदर इस पर बहुत काम होता है, चाहे कोई चीज़ आपकी विद टाइम नुकसानदेह आपकी सेहत के लिए हो रही है और रिसर्च और दीगर सर्विस के थ्रू उस चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उस पर इम्प्लीमेंट भी करते हैं। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली रिसर्च बेस्ड चाहे वो साइकोलॉजी में है चाहे वो हमारी न्यूट्रिशन में है, कम है दुनिया भर के मुकाबले में। लेकिन जो रिसर्चेस हो भी रही हैं उनमें जो है वो उस तरह से पब्लिश नहीं हो रही होती या उस तरह से लोगों के सामने उनको देखिए, रिसर्च एक साइंटिफिक वे है टू नो समथिंग, टू डिस्कवर समथिंग, टू जो है वो अनलीश समथिंग, लेकिन उसको हमें हमारी ऑडियंस के सामने किस वे में प्रेजेंट करना है वो बहुत ज़रूरी है। रिसर्चेस हो रही हैं लेकिन वो कह लें कि सिर्फ जो है वो लाइब्रेरीज़ तक या वो इंटरनेट तक रह गई हैं, और जो आम लोग हैं या एक कॉमन पर्सन है उसको नहीं पता कि किस तरह मैंने स्कॉलर पे जाके या सो एंड सो वेबसाइट पे जाके सर्च करना है अपने बच्चे को कुछ देने से पहले। तो ये हमारा ही काम है कि हम किस तरह से जो है वो अवेयरनेस कर रहे हैं, किस तरह से हम मदर्स को अवेयर कर रहे हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, इवन सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे ऐसे जो है वो डॉक्टर्स हैं जो कि अवेयर कर रहे होते हैं लोगों को। तो अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये भी बड़ा मसला है। मिसगाइड भी कर रहे होते हैं कुछ लोग जिनका इन्फ्लुएंस हो जाता है, वो फिर विदाउट रिसर्च पढ़े या विदाउट उस पर जो है वो सर्च किए, किसी से कंसल्ट किए बगैर अपना कमेंट पास ऑन कर देते हैं जो आगे से आगे पास ऑन होता जाता है। तो अभी हम शुगर की बात कर रहे थे, तो शुगर पे भी, इसके इंटेक पे भी बहुत ज़्यादा रिसर्चेस हैं और रिसर्चेस कहती हैं कि जिन बच्चों में शुगर इंटेक ज़्यादा है उनमें एक तो उनके ऑब्वियसली टीथ इशू होते हैं, बच्चों का डेवलपमेंट का स्टेज है, दांत निकल रहे होते हैं, देन दांत गिरते हैं, दोबारा आते हैं, तो एक वो बहुत इफेक्ट होता है। सेकेंडली बच्चों के अंदर इरिटेबिलिटी, मूड स्विंग्स, फोकस के इशूज़ बहुत ज़्यादा हैं जो बच्चे शुगर इंटेक ज़्यादा रखते हैं। तो ऑल्टरनेट क्या है इसका? ऑल्टरनेट हमारे पास फ्रूट्स हैं, नेचुरल शुगर है। आप अपने बच्चों को फॉर एग्जांपल फ्रूट्स की प्यूरी बना के, फ्रूट पॉप्सिकल्स बना के दे सकते हैं। आप बच्चों के साथ गेम्स खेल सकते हैं कि कटर्स मिल जाते हैं डिफरेंट शेप्स के मार्केट में, कि आज हम जो है वो गेम खेलेंगे, आज हम सिर्फ येलो कलर के, जिस तरह से बच्चों के स्कूल में फ्राइडे को कलर डे नॉर्मली होता है कि आपने जिस तरह के कपड़े पहने आपने उस कलर का फ्रूट लेके आना है, वेजिटेबल लेके आनी है। तो आप बच्चों के साथ अपना हर डेली एक कलर रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आज का कलर येलो है तो चलो आज हम बनाना खाएंगे, आज का कलर हमारा रेड है तो आज हम वाटरमेलन खाएंगे। इस तरह से आप बच्चों के साथ गेम्स प्लान कर सकते हैं। कुछ चीज़ों में आप हाइड करके बच्चों को फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल पैनकेक्स में फ्रूट डल जाते हैं। इसी तरह से डिफरेंट आप रेसिपीज़ जो है वो अपनी बना सकते हैं। और सबसे ज़्यादा इशू मदर्स को ये आता है कि हम ये मील प्रेप कब करें, इस सब के लिए हमारे पास टाइम कब आएगा। तो आई प्रेफर एंड आई सजेस्ट कि आप अपना जो वीकली प्लान है ना वो बना लिया करें कि मैंने फॉर एग्जांपल अपने बच्चे को इस वीक में ये चीज़ इंट्रोड्यूस करानी है और इसके लिए मेरे पास ये गेम है, ये ट्रिक है, और आज हम इस हफ्ते जो है वो हम ये चीज़ इंट्रोड्यूस करा दें। बिल्कुल ठीक है। और जो हनी की अभी डॉक्टर साहब ने बात की, ये भी एक बड़ा अच्छा ऑल्टरनेट है, बच्चे खा सकते हैं और इसमें कोई कबाहत नहीं है। इवन हम चाय, कॉफ़ी इसमें भी या ग्रीन टी में भी
अगर हनी का इस्तेमाल या शहद का इस्तेमाल कर रहे हैं तो? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल रिकमेंडेड है, हनी दे सकते हैं, लेकिन अगेन कम क्वांटिटी में, क्योंकि कैलोरीज उसमें इतनी है उसका सोर्स शुगर ही। हनी के अंदर डिफरेंट वाइटामिन्स तो नहीं है, लेकिन मिनरल्स होते हैं ऐसे, और उसमें एंजाइम्स होते हैं डिफरेंट जो हेल्थ के लिए बेनिफिशियल हैं। तो हनी दे सकते हैं, लेकिन अगेन एक कंट्रोल्ड क्वांटिटी में, और 1 साल से कम, 1 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनको थोड़ा कम और ज़्यादा देना है। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, इन द एंड मैं चाहूँगी इस टॉपिक को वाइंड अप करते हुए, व्हाट वी कैन डू कि हम इस इन्फ्लुएंस से खुद भी बच सकें, अपनी जनरेशन्स को भी बचा सकें, या इसमें कोई मॉडरेशन का एलिमेंट भी ला सकें? मेरे नज़दीक हम अल्टीमेटली एक एक्सट्रीम स्टेज पे जा रहे हैं अगर ये सोशल मीडिया इसी तरह अनचेक्ड रहा। मेरे ख्याल में पंजाब HEC, इस्लामाबाद की फेडरल HEC और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़, सरकारी यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ पे रिसर्च करें। नंबर 1, इस पे एक मुस्तनद और बाज़ाब्ता, मरबूत और मबसूत ज़ाब्ता अखलाक बनाया जाए, इसके यूज़ और अब्यूज़ पे, दोनों पे, और इस पे प्यूनिटिव एक्शन सरकार इस पे कोई ना कोई इस पे एक्शन करे। एक्शन सरकार सिर्फ उसके ख़िलाफ़ तनकीद पे ना करे, अवाम के मफाद के ख़िलाफ़ कोई एक्शन है तो वो भी लिया जाए। बिल्कुल ठीक। ये एक पब्लिक ओपिनियन है, सिविक सोसाइटी अपना एक रोल प्ले करे, सिविल सोसाइटी, और एक मौसर आवाज़ के तौर पे इस पे एक पॉलिसी सामने आनी चाहिए। ठीक हो गया, ठीक हो गया। इन द एंड जी अजमल शाह साहब की डिश रेडी है, फाइनल प्रेजेंटेशन इसकी दिखा दें। और ये मद्रासी हांडी, राइट? जी मिस, मद्रासी हांडी है, और इसमें मेरे एक छोटे से पैगाम भी है, जैसे डॉक्टर रिजवाना बता रही थी बच्चों की डाइट के लिए, तो मिस उसमें हम लोगों से बहुत हेल्प ले सकते हैं। मैं आपकी बात से मैंने एक अभी आइडिया जनरेट किया है कि बच्चों के जैसे मॉडर्न फूड है, हम उनमें नेचुरल फूड ऐड करके हम उनको डेवलप करके खिला सकते हैं आपके लिए। मतलब बर्गर्स में या नेचुरल मीठा अगर चाहिए तो हम चीनी की जगह, शक्कर की जगह हम खजूर या ऐसी नेचुरल चीज़ों से बच्चों के लिए डेवलप करके आपको प्रोडक्ट्स दे सकें। दैट्स इंटरेस्टिंग। थैंक यू वेरी मच अजमल शाह साहब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर रिजवाना आपका भी शुक्रिया, डॉक्टर अली साजिद आपका भी बहुत शुक्रिया जी। उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा शो पसंद आया होगा। फीडबैक आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे लाजमी दीजिएगा। कल तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।